नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। मौत को अंजाम देने के लिए जिंदगी न जाने कैसे कैसे रास्तों से गुजरती है। तथ्यों यानी फैक्ट्स की कितनी ही तहों के नीचे अपराध की सच्चाई छिपी रहती है। सर, पलक को गायब हुए 48 घंटे हो गए। सर, मेरी बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। सक्सेना जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज पेशेंस रखिए। बेहतर होगा अगर पलक के बारे में आप लोग कुछ और जानकारी दे पाएं, जैसे कब निकली थी वो घर से। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। गाड़ी मिल गई? नंबर वही है? ठीक है, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो, हम वहां पहुंच रहे हैं। सर, गाड़ी के अंदर खून के निशान है और पूरी गाड़ी। ये मेरी बेटी की गाड़ी है। एक मिनट और या? सर, ये सब क्या हो रहा है सर? मेरी बेटी पलक कहाँ है? आपकी बेटी से किसी की कोई रंजिश, कोई झगड़ा? नहीं सर, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई रंजिश नहीं। हर रोज की तरह उस दिन भी वो घर ही आ रही थी। उसका फोन भी आया था। वो गाड़ी में अकेली थी साहब। तो फिर उसके पास पिस्तौल कहां से आई? पिस्तौल? नहीं साहब, उसके पास कोई पिस्तौल नहीं था। हमें पलक की गाड़ी से बुलेट का एम्प्टी शेल मिला है। लेकिन सर, उसके पास कोई पिस्तौल नहीं है। देखिए सक्सेना जी, या तो आप जानते नहीं हैं या आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आलम, सक्सेना जी का डीएनए के लिए ब्लड टेस्ट करवाओ। सर। आलम, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी से जो हमें खून के धब्बे मिले हैं वो किन्हीं दो लोगों के हैं, जिनमें से एक AB पॉजिटिव है और दूसरा B पॉजिटिव। और एक बात पता चली है कि ये AB पॉजिटिव वाला इंसान HIV पॉजिटिव भी है। हाँ सर, लेकिन पलक का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, तो पक्का ये उसका खून तो नहीं हो सकता। और इन सब बातों से ये तो कंफर्म है कि गाड़ी में कम से कम 3 लोग थे। 2 वो जिनके खून के धब्बे में गाड़ी में मिले, और तीसरी पलक जिसकी गाड़ी थी और जो भी मिसिंग है। पलक का मिसिंग होना और गाड़ी से इन 2 लोगों के खून के धब्बों का मिलना, इन दोनों के बीच की कड़ी ये HIV पेशेंट हो सकता है। चूंकि ये बीमारी कॉमन नहीं है, इसलिए इसके बारे में पता लगाना आसान है। एक काम करो, आसपास के क्लिनिक्स में HIV पेशेंट्स के बारे में पता करो, हो सकता है वो पेशेंट इनमें से ही कोई एक हो। सर, और एक बात, पलक के पिता राजेंद्र के घर पे भी सर्वेलेंस बढ़ा दो। पलक की गाड़ी से खून के धब्बे का मिलना और उसका गायब होना जरूर कुछ ऐसा है इस लड़की की जिंदगी में जो अलग से चल रहा है। चल चल। है। लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। मौर्य, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो। ओके सर। और आप लोग आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? ये पलक सक्सेना की गाड़ी भी तो इसी हाईवे पे मिली थी ना? हाँ सर, यहाँ से कोई 15 किलोमीटर आ गया, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पे। पलक की गाड़ी से खून के धब्बों का मिलना और आसपास किसी बॉडी का ना पाया जाना है। यहाँ इस अवशेष का मिलना, इसे जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश करना, दोनों केसेस में कोई कनेक्शन हो सकता है। एक काम करो, गाड़ी से जो हमें खून के 2 सैंपल्स मिले थे, उनका डीएनए और पलक के फादर का डीएनए से इस अवशेष का डीएनए मैच करके देखो कुछ मिलता है क्या? सर, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर पलक सक्सेना की गाड़ी में खून के निशान और 15 किलोमीटर ही आगे इंसानी जिस्म का एक खौफनाक अवशेष एक या अनेक अपराधों की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस के सामने बड़ी ही पेचीदा सिचुएशन थी। जिसकी गाड़ी थी वो लापता था, जिनके खून बहे थे उनका न जाने क्या हश्र हुआ था। लेकिन इतना तय था कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि किसी की शातिर सोच का नतीजा था। हमारे हाईवेज हमारी मंजिल को आसान बनाते हैं, लेकिन बाराबंकी उन्नाव हाईवे पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनने वाला था। सर, खेत में जो हमें जली हुई हड्डी मिली थी उसका डीएनए रिपोर्ट। क्या लिखा है इसमें? सर, गाड़ी में जो 2 ब्लड सैंपल हमें मिले थे, उनमें से एक के डीएनए से इस हड्डी का डीएनए मैच करता है। डीएनए ही नहीं, बीमारी भी मिलती है। यानी कि जिसकी हड्डी मिली है वो HIV पेशेंट था, और गाड़ी से जो हमें 2 ब्लड सैंपल्स मिले थे उसमें से ये AB पॉजिटिव वाला भी HIV पेशेंट था।
इसमें यह भी लिखा है कि हत्या शायद गोली मारकर की गई और बाद में उसको जला दिया गया, यानी कि हत्यारा मृतक को जानता था, इसीलिए सुराग मिटा रहा था। उसे लगा होगा कि अगर बॉडी हमारे हाथ लग गई तो हम अपराधी तक पहुंच ही जाएंगे। आलम, फॉरेंसिक की नजर से एक हड्डी का मिलना एक बॉडी के मिलने से कम नहीं है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस जानकारी का करते क्या है। खैर, वो जो भी हो, अब हमारे हाथों से बचेगा नहीं। सर, आपका इशारा पलक की तरफ तो नहीं? अभी तक मिसिंग है वो। नहीं आलम, इस केस में सिर्फ पलक ही नहीं, कुछ और लोग भी शामिल हैं। सर ये अपना खबरी है बाराबंकी नया बाजार से, कुछ खबर लाया है। बोलो। सर उधर प्रॉपर्टी डीलर है नया बाजार में, 4 दिनों से गायब है। तो इसमें खबर क्या है? किसी काम से गया होगा? नहीं साहब, उसके अपने बंदे ऑफिस के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट नहीं की उन्होंने? नहीं सर, इसलिए तो शक हुआ, तभी तो आप लोगों को बताने आया। क्या नाम है उसका? मनोहर गुप्ता, वैसे उसे मोंटी बुलाते हैं साहब। उम्र 26-27 साल। उधर नया बाजार में उसका घर है, उधर फैमिली के साथ रहता है। सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इस बी पॉजिटिव और एबी पॉजिटिव वाले दोनों लोग की उम्र भी 20 से 27 साल के बीच की है। नहीं मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा। हमको नहीं पीना चाय वाय, इसको संभालो। अरे चाय तो पी लो, अनशन करने से कुछ नहीं होगा, वो आ ही जाएगा। हर दूसरे दिन तो गायब हो जाता है मोंटी। लेकिन 4 दिन हो गए उसको यहाँ से गए हुए, ना कोई फोन, ना कोई खोज, ना खबर। हमेशा तो जाता था, कभी कानपुर, कभी लखनऊ, पर खबर तो करते थे, लेकिन इस बार तो उनका। अरे हम तो अभी भी कह रहे हैं कि पुलिस को खबर कीजिए। हाँ, बुला लो पुलिस को और दिखा दो घर, जवाब देते रहेंगे उनके सवालों के। पिछले शहर में बदनामियां कम हुई थी। अरे हम तो कहते गया तो गया, कम से कम प्रिंट छूटेगा नालायक से। क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं? यहाँ मेरी जान पे बनी और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मोंटी मोंटी गुप्ता यहीं रहता है? जी, वो मेरा बेटा है। कहाँ है वो? कानपुर गया। कब गया? यही कुछ दिन पहले। जब आपका बेटा घर से निकला उसके साथ में कोई था? नहीं, जब गया तो अकेले ही था। आप उनकी वाइफ हैं? जी सर। तो आपको तो पता होगा वो कहाँ गए। नहीं सर, इस बार वो कुछ कह के नहीं गया। गुप्ता जी, आपके बेटे के ऑफिस वाले 4 दिनों से उसे ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं 4 दिन से उसे, लेकिन आपने कंप्लेंट नहीं की। सर, 4 दिन से मेरा बच्चा गायब है। कब से इनको कह रहे हैं कि पुलिस पे कंप्लेंट कीजिए, पुलिस पे कंप्लेंट कीजिए, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं किया आपने कंप्लेंट? वो अक्सर जाता रहता है, कभी कभी हफ्ते भर के लिए। कोई नई बात नहीं है, बस इस बार वो कोई खबर नहीं की उसने, और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। सर आप? गुप्ता जी, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर कुछ वारदातें हुई हैं, जिसमें हत्याएं भी हुई हैं, लेकिन बॉडी हमें नहीं मिली है, बॉडी पार्ट्स मिले हैं। अब आप हमें सही सही बताइए कि आपका बेटा है कहां? पिस्तौल रखता है बेटा आपका? पिस्तौल? जी मालूम नहीं, कभी देखा नहीं। यही है आपका बेटा? कसरत ही है? हाँ सर, वो बचपन से उसको शौक था अपना शरीर बनाने का। देखो भैया, ये वाली है। ये मुंह साफ है ना? हाँ, कितना 2 गोनी कर दूं? 2 कर दो, और तू और कर दो। अरे रख। अरे पापा, इतनी कंजूसी मत करा करो, साथ में कुछ नहीं जाएगा। तेरे पेट में तो जाता है मुफ्त का, भट्टा बैठाया किसी ने दुकान पे। छोटे खाने देना, घी गिरा तो खिचड़ी में ना। खा बेटा खा। भैया, अरे तू दाल बता। कसरत करने का और अच्छा खाने पीने का बहुत शौक है इसे। ये मोंटी आपका इकलौता बेटा है? जी नहीं, मेरी एक बेटी भी है, पूनम। गुप्ता जी, हमें आपका ब्लड टेस्ट करवाना होगा। ब्लड टेस्ट? हमारा? जी, आपके ब्लड टेस्ट से हमें डीएनए मैचिंग करवानी होगी उसके साथ जिसकी बॉडी के पार्ट्स मिले हैं हमें। एक बात बताइए, आपके बेटे को किसी तरह का कोई रोग था? मेरा मतलब गुप्त रोग। बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर मिली गाड़ी में खून के निशान अब एक इंसान से जुड़ गए थे। सुरागों के कोहरे में भटकती पुलिस के सामने अपराध की एक छवि सी बन गई थी। गुप्ता परिवार से उनका नौजवान लड़का मोंटी गायब था, तो क्या वो भी उस रात उस कार में था? इसका जवाब महज अब एक ब्लड टेस्ट के नतीजे पर टिका था।
लेकिन पुलिस के सामने एक और बड़ी पहेली थी। किसी भी अपराध की इमारत मोटिव यानी कि मकसद की नींव पर खड़ी होती है। एक लड़की गायब है, खून के निशान हैं और एक इंसानी जिस्म का अवशेष। मकसद क्या था? क्या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का नतीजा इस गुत्थी को सुलझाने वाला था? सर, मोंटी के पिता का डीएनए रिपोर्ट आ गया है और उनका डीएनए इस बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले से मैच करता है। यानी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला मोंटी है। इसका मतलब मोंटी भी उस गाड़ी में मौजूद था। गुप्ता जी, जो हमें अवशेष मिले थे वो आपके बेटे मोंटी के नहीं है। लेकिन हाँ, हमें एक गाड़ी मिली है उसी रास्ते पे जैसे कोई छोड़ के भागा था। उसमें खून के धब्बे मिले हैं जिसमें से किसी एक के ब्लड का डीएनए आपसे मैच कर रहा है। मतलब साफ है कि मोंटी भी उस गाड़ी में था और वो गाड़ी इस पलक सक्सेना के नाम पे है। जानते हैं आप इसे? रिंकी जी, आप जानती हैं इसे? कभी आपसे जिक्र किया हो मोंटी ने? नहीं, कभी जिक्र तो नहीं किया। तो फिर आपका बेटा मोंटी इसकी गाड़ी में कर क्या रहा था? और वो अकेला ही नहीं, उसके अलावा एक और आदमी भी था उस गाड़ी में। क्या पता सर? सर, इस गाड़ी वाली लड़की का अब तक कुछ पता नहीं चला और अब तो ऐसा लगता है कि सुभाष गुप्ता का बेटा भी गायब है। आखिर चल क्या रहा है इसके बेटे की लाइफ में? नहीं सर, मेरी पलक किसी मोंटी को नहीं जानती थी। वैसे वो हर बात इन्हें जरूर बता देती थी। कुछ भी नहीं छुपाते थे हमसे वो। बच्चे आजकल क्या छुपाते हैं, क्या बताते हैं, किसी को क्या मालूम। सर, आप लोग हिम्मत मत हारिए, हम पलक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, ये पलक और मोंटी के कॉल रिकॉर्ड्स। इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन वारदात हुई, इन दोनों की फोन लोकेशन एक ही एरिया में थी। हो सकता है कि ये दोनों भी उस दिन उसी गाड़ी में मौजूद हों। पर सर, कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 3 महीनों से इन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। यानी कि वो तीसरा ब्लड सैंपल AB पॉजिटिव जो हमें गाड़ी में मिला था, हो सकता है वही इन दोनों के बीच की कड़ी हो। पर सर, अभी तो ये मोंटी और पलक दोनों गायब हैं। आलम, ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी में मोंटी की उस तीसरे आदमी के साथ लड़ाई हुई हो। मोंटी ने उसको गोली मारी और बाद में उसे खेत में जलाकर मोंटी वहां से निकल गया हो। पर सर, गाड़ी में पलक भी तो थी, तो हो सकता है कि उसको भी मोंटी ने मार दिया हो। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि मोंटी ने पलक को ना मारा हो। पलक मोंटी और उस तीसरे आदमी के झगड़े के दौरान मौका पाकर वहां से निकल गई हो और अब डर के मारे कहीं छुपी बैठी हो। पहले आप लोगों ने बोला मर गए हैं वो, और अब आप बोल रहे हैं हत्या की है उन्होंने किसी की। क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखिए, शांत हो जाइए। केस की छानबीन चल रही है और पुलिस का काम है अनुमान लगाना। पर सर, छानबीन कब तक चलेगी और भैया का पता कब चलेगा? जब तक आप लोग खुल के सारी बातें हमें नहीं बता देते। गुप्ता जी, क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? कुछ भी तो नहीं छुपा रहे हैं सर, सब कुछ तो बता दिया आपको। आपसे हम दोबारा पूछ रहे हैं, आपका बेटा मोंटी पिस्टल रखता था? क्योंकि हमें जो गाड़ी मिली थी उसमें फायरिंग हुई थी और उसी में आपके बेटे मोंटी के खून के धब्बे भी हमें मिले हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम नहीं जानते कि वो पिस्तौल रखता था या नहीं। देखिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, अब हमें और परेशान मत कीजिए। आलम, मुझे लगता है ये गुप्ता परिवार जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ सर, मुझे भी ये लग रहा है। पहले तो सुभाष गुप्ता ने अपने बेटे के गायब होने के 4 दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई और अब इतना कंसर्न दिखा रहा है। मेरे ख्याल से जब तक हम मोंटी और पलक के बीच की कड़ी, यानी वो तीसरे ब्लड सैंपल वाला आदमी जिसे एड्स था, उसे नहीं ढूंढ लेते, तब तक इस केस में किसी नतीजे तक पहुंचना मुश्किल होगा। ये मोंटी और पलक के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कोई कॉमन नंबर मिलता है क्या। सर, सर, मैंने पलक और मोंटी दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए पर कोई भी कॉमन नंबर इन दोनों के बीच में नहीं मिला। मोंटी लास्ट टाइम ऑफिस के लिए निकला था, उसके ऑफिस और आसपास के एरिया में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। सर, क्या बन रहा है? यहीं पे काम करता है तू? जी सर। तो मोंटी कहाँ है? कोई खबर, कोई फोन उसका? पता नहीं सर, 8 दिन हो गए सर, पता नहीं कहाँ है सर। ये ऑफिस की चाबी तेरे पास ही रहती है? हाँ सर, ऑफिस की चाबी मेरे पास ही रहती है सर। अच्छा, ये मोंटी पिस्टल कहाँ रखता है? क्या सर? पिस्टल कहाँ रखता है मोंटी? हमें नहीं पता सर।
दूसरे घर वालों की तरह तू भी ड्रामा कर रहा है? अंदर डालूंगा फिर मुंह खोलेगा। चल। था उनके पास सर एक पिस्टल। सर वो हमारे धंधे में तो सर जरूरत पड़ती रहती है ना सर, और सर वैसे भी उनका पिस्टल वो बिना लाइसेंस के था सर। क्या है उसके पास? माउजर, सिक्सर, रिवॉल्वर क्या है? सर 9mm था। 9mm? और क्या पता बोल। बस सर। और बोल, सच सच बोल, जो भी जानता है। सर भैया जी जब लखनऊ से आए थे तो पिस्टल साथ लेके आए थे। लखनऊ से? हाँ सर, वो कुछ 6 महीने पहले आए थे और सब बताने को भी मना किया। लखनऊ से यहाँ क्यों आए थे? पता नहीं साहब, बसा बसाया सालों पुराना कारोबार था सर वहाँ। पता नहीं वो छोड़ के यहाँ क्यों आ गए। ठीक है, हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाइयो मत कहीं। और हाँ, अगर तेरे भैया जी का फोन तुझे आए तो हमें इन्फॉर्म जरूर करियो। जी सर। ये गुप्ता फैमिली जितना हमें बता रही है उससे कहीं ज्यादा ये हमसे छुपा रही है। इतनी बड़ी बात पचा गई है। एक काम करो, लखनऊ जाकर जरा ये गुप्ता फैमिली का हिसाब किताब पता करो। सर। अनजान रास्तों पर अनजान लोगों का मिल जाना कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन उनका किसी अपराध में इन्वॉल्व पाया जाना चौंका जाता है। पलक और मोंटी के बीच में कभी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसा उनके फोन रिकॉर्ड से पता चलता है। लेकिन फिर भी अपराध की उस रात दोनों साथ थे। पुलिस ने पलक का बैकग्राउंड चेक कर लिया था, लेकिन उन्हें वहां कोई संदिग्ध बात नजर नहीं आई थी। इसलिए पुलिस अब मोंटी की जिंदगी को खंगालने में जुट गई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस अपराध के पीछे का सिलसिला और मकसद वहीं कहीं है। सर, मोंटी का चाचा यहीं पे आगे रहता है। शंभुनाथ गुप्ता नाम है उसका। यादव, गाड़ी लेफ्ट में ले लो। जी, सुभाष गुप्ता के बड़े भाई है ना? जी। पहले आप दोनों भाई साथ में रहते थे ना यहाँ पर? जी जी। फिर अचानक चले क्यों गए वो यहाँ से? देखिए सच सच बताइएगा, वरना थाने ले जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी आपसे। हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? वो छोटे की बहुत बदनामी हो रही थी बहू के कारण। सुभाष! सुभाष! हाँ भैया। छोटे देख, ये क्या आया मोबाइल में? बहू की कैसी तस्वीर आई है? अरे क्या गुप्ता जी, दुकान छोड़ के क्या नया धंधा शुरू कर दिया? बहू को भी लगा दिया लाइन पे? वो बहू की गंदी तस्वीर पूरे शहर भर में फैल गई थी और उसके कारण पूरे शहर में छोटे की बहुत थू-थू हो रही थी। समाज में उठना बैठना मुश्किल हो गया था उसका और उसके परिवार का। मोंटी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पर सब कुछ रातों रात बेच बाच कर निकल गए सबके सब। किराने की दुकान हम दोनों भाई मिलके चलाते थे, पर सुभाष ने चाबी मेरे हाथ में दे दी और चला गया। अच्छा, मोबाइल में जो एमएमएस निकाला था वो किसने निकाला, कुछ पता चला? नहीं साहब, पता नहीं किसकी हरकत थी वो। और कौन कौन रहता है आपके साथ यहाँ पर? अभी तो हम पति पत्नी रहते हैं। एक बेटा है राजेश, वो दिल्ली से सिविल की तैयारी कर रहा है। बाराबंकी की पुलिस मोंटी के चाचा शंभुनाथ गुप्ता से मिलने के बाद जब घर के बाहर पहुंची तो पता चला कि मोबाइल पर फैलाई गई मोंटी की बीवी की अश्लील तस्वीरें दरअसल अविनाश नाम के एक लड़के ने अपलोड की थी। सुनिए, ये सुभाष गुप्ता यहीं पे रहते थे ना? हाँ साहब, यहीं रहते थे, पर साहब वो तो सबके सब फरार है। क्या है ना साहब, उनकी बहू की तस्वीरें ना मोबाइल में आ गई थी। जी नहीं साहब, उसका तो लफड़ा चल रहा था। अरे वो क्या नाम था उस लौंडे का? अविनाश। हाँ अविनाश। उसका मोंटी के साथ पहले से ही कुछ झगड़ा चल रहा था साहब। अविनाश ने तो बदला लिया है साहब। उसने पता नहीं मोंटी की बीवी की तस्वीर कैसे निकाल ली। अरे वो क्या बोलते अपना, वो कंप्यूटर से निकाल ली होगी। नहीं जी, ओरिजिनल थी सर, एकदम असली थी सर। अच्छा किया यहाँ से भाग गए साहब, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मोंटी का बस चलता तो उसकी औरत और उस लौंडे अविनाश का दोनों का कत्ल कर देता साहब वो। ठीक है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ अम्मा, पूछिए ना। सच सच बताना, मोंटी कहाँ है? हमें नहीं पता अम्मा। तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं अम्मा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम जानते हैं लखनऊ की उस घटना के बाद आप लोगों ने हमें घर से तो नहीं निकाला,
पर अपनाया भी तो नहीं। और अब आप हम पर शक कर रही हैं कि हमने झगड़ा किया उनसे। जिस नंबर से एमएमएस आया था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर, हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो नंबर किसी फेक आईडी से लिया गया था और वो नंबर सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ था। अविनाश के घर चलते हैं। अब अविनाश ही बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। जी, ये अविनाश कहाँ है? क्या बात क्या है साहब? जो भी पूछ रहा हूँ उसका जवाब यहीं पे देंगे या थाने चल के बोलेंगे? ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं साहब? 8-10 दिन हुए हैं, वो लखनऊ में नहीं है अविनाश। फिर कहाँ है अभी? गया होगा कहीं घूमने फिरने, उसके तो घूमने फिरने की आदत है। ये रिंकी का एमएमएस उसी ने बनाया था ना? नहीं साहब, हमारा बेटा ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी डीलर मोंटी गुप्ता से कोई पुराना झगड़ा था ना उसका, तब उसका बदला उसकी बीवी से निकाल लिया। नहीं साहब, हमारा बेटा अविनाश ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करेगा। ठीक है, आपको हमारे साथ चलना होगा, अपना ब्लड टेस्ट करवाना होगा। और हाँ, आपके बेटे को कोई गुप्त रोग है, मतलब HIV? नहीं साहब, हमारा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है। और आप ये ब्लड टेस्ट की क्या बात कर रहे हैं? थाने चलिए, आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। चलिए। फोरेंसिक जांच और मेडिकल रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई थी कि खेत में मिली पैर की हड्डी अविनाश की थी और साथ ही यह भी साबित हो गया था कि अविनाश ही HIV से ग्रसित था। हालांकि उसके परिवार को उसकी इस बीमारी के बारे में कोई खबर नहीं थी। मामला गहरा था, पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी, तर्क बहुत थे लेकिन सबूत और सुराग आपस में मिल नहीं रहे थे। और सबसे बड़ी पहेली यह थी कि पलक सक्सेना का इस पूरे मामले से क्या रिश्ता था। ये कौन व्यक्ति था जिसने पलक को अगवा किया था और उसे लगातार टॉर्चर कर रहा था, और क्या संबंध था इस आदमी का मोंटी और अविनाश से। शातिर अपराधी का मकसद उलझने पैदा करना और सवालों के रास्ते पर पुलिस को गुमराह करना होता है, लेकिन अपराध छुपता नहीं, अपराधी बचता नहीं और सवालों के जवाब भी देर सवेर मिल ही जाते हैं। मुझे लगता है उस दिन मोंटी का अविनाश के साथ गाड़ी में झगड़ा हुआ। मोंटी ने अविनाश पे गोली चलाई और बाद में उसकी लाश को जलाकर फरार हो गया। तो सर फिर इस पलक सक्सेना का इस वारदात और इन लोगों से क्या कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पलक ने ना तो मोंटी और अविनाश से कभी बातचीत की और ना ही इन लोगों ने एक दूसरे को कभी मैसेज भेजे। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक ये तीनों ही उस दिन उसी गाड़ी में मौजूद थे। या तो ये हत्या मोंटी ने अकेले की थी या फिर इस हत्या में मोंटी के साथ पलक सक्सेना भी शामिल थी। मतलब आपके कहने का यह है कि... एक मिनट, हाँ बोलो। क्या? डीएनए मैच होने के बाद एक बात तो कंफर्म है कि वो लाश मोंटी की ही है। अब बची पलक। या तो ये हत्या पलक ने की है या फिर किसी से करवाई है। आखिर ये पलक है कहां? ये सब हमारी गलती का ही नतीजा। हमें आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। क्या बता देना चाहिए था? लखनऊ में एक कांड हुआ था जिसकी वजह से हम लोग लखनऊ से यहाँ बाराबंकी आ गए थे। और वो कांड अविनाश और मोंटी के किसी पुराने झगड़े की वजह से हुआ था। वो झगड़ा किस वजह से हुआ था ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बाद में ये पता चला था कि अविनाश ने वो एमएमएस बनाया था। क्यों ये भी हमको नहीं मालूम। मेरा बेटा, मेरा मोंटी बहुत अच्छा था। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जो मालूम है वो बताओ, इससे पहले कि फिर कोई नया कांड हो जाए। क्या बताएं सर? बात बताने लायक हो तब तो बताएं। जो भी बात हो वो बोलो। सर ये सब लोग हमारी इज्जत उछालने पे लगे हुए हैं, जबकि इस सब की जड़ पूनम है। मोंटी की बहन? जी सर, उसकी वजह से ही मोंटी और अविनाश एक दूसरे से नफरत करते थे। मतलब? सर एक रोज मोंटी ने पूनम और अविनाश को, उन्होंने घर पर आकर हमें सब कुछ बताया, लेकिन फैमिली की बदनामी ना हो इसलिए उन्होंने ये बात कभी भी किसी से भी नहीं बताई।
पर अविनाश, उसके सर पे तो खून सवार था। बदला लेने की धमकी दी थी उसने। और सर, उस दिन जब क्या हुआ? मुझे लगा वहां कोई है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हुआ क्या था? अरे वो आवाज आई थी। कैसी आवाज? वो होती है ना, जैसे। अरे यार कुछ भी नहीं है, चलो तुम जाओ। उस दिन तो समझ नहीं आया वो आवाज कैसी थी, पर उसके कुछ समय बाद जब हमने हमारा एमएमएस देखा तो हम समझ गए ये काम अविनाश का ही है। तुमने कहा मोंटी और अविनाश के बीच झगड़ा हुआ था लखनऊ के पार्क में। उस झगड़े के बाद पूनम और अविनाश क्या फिर भी मिलते रहे? सर, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। गुप्ता जी, हमें आपकी बेटी पूनम से कुछ सवाल करने हैं। अविनाश से क्या संबंध था तुम्हारा? सर, बस दोस्ती थी। मोंटी ने तुम्हें और अविनाश को लखनऊ के किसी पार्क में रंगे हाथों पकड़ा था? किसने कहा आपसे ये? रिंकी भाभी ने। क्यों, ये बात सच नहीं है? सर, सच सरासर झूठ है। अविनाश और हम सिर्फ फ्रेंड्स थे, बस दोस्त। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता था। हाँ, कभी कभी वो हमारे घर आता था। सच तो ये है, भाभी भैया से फ्रस्ट्रेट होकर अविनाश को पटाने लगी और फिर वो लोग रोज मिलने लगे। ये जो तुम कह रही हो, अगर ये बात सच है तो इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, पर यही सच है क्योंकि मुझे भैया ने खुद बताया था और उन्होंने मुझे मना किया था मैं किसी से ये बात ना कहूं, मम्मी पापा से भी नहीं। नहीं सर, इस बारे में हमको नहीं पता। तभी तो मेरा बेटा मर गया। क्या क्या सह रहा था वो घुट घुट के रह रहा था, घुट घुट के रह रहा था वो, घुट घुट के। एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने अविनाश को इधर बाराबंकी में देखा था? कभी नहीं देखा उसको। सर, आपको क्या लगता है ये लोग जो बोल रहे हैं वो सब सच है? हो सकता है ये सब लोग एक दूसरे पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। पर क्यों करेंगे वो ऐसा? हो सकता है इनकी बातों में भी कुछ सच्चाई हो, लेकिन इस वक्त मैं कुछ और सोच रहा हूं आलम। क्या सर? अविनाश और मोंटी दोनों मर चुके हैं। अगर अविनाश को मोंटी ने मारा तो फिर मोंटी को किसने मारा? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि वो लड़की पलक इन दोनों के बीच में कर क्या रही है? सर, अविनाश, पूनम और रिंकी का कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 6 महीनों में इन तीनों के बीच में आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन सर, ये देखिए, लखनऊ में रहने के दौरान मोंटी की बहन पूनम और अविनाश के बीच काफी बातचीत होती थी, लगभग रोज, घंटों तक। झूठ है सब झूठ है अम्मा। चक्कर तो इसका चल रहा था अविनाश के साथ। वो बस हमारा दोस्त था, बस दोस्त। कोई संबंध, कोई अफेयर नहीं था हमारा उसके साथ। और अम्मा, झूठ तो भाभी बोल रही हैं अपनी करतूत में पर्दा डालने के लिए। अम्मा, हम अपने बच्चे टिंकू की कसम खा के कहते हैं हमारा कोई संबंध नहीं था किसी के साथ। झूठ बोल रही हो तुम। अपनी भाभी पे लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम बिल्कुल झूठा है। सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आवाज नीचे। हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं सच उगलवाने के। और सच तो यह है कि मोंटी को तुम्हारे और अविनाश के संबंधों को लेकर आपत्ति थी, इसलिए तुमने अविनाश के साथ मिलकर मोंटी के कत्ल का प्लान बनाया, जो कि फेल हो गया। और बाद में मोंटी को उसको भी मारकर जला दिया। हालांकि यह काम तुम्हारे अकेले के बस का नहीं था, इसलिए तुम्हारे साथ तीसरा भी जरूर कोई था। कौन था वो तीसरा? और ये पलक कहां है? हम किसी पलक को नहीं जानते और हमारा अविनाश का कोई संबंध नहीं था। भाभी का था, सिर्फ भाभी का। हमने कुछ नहीं किया सर। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही। मोंटी और अविनाश दोनों दुश्मन थे, तो फिर ये दोनों एक साथ उस गाड़ी में कैसे पहुंच गए और क्यों? हो सकता है किसी ने मीटिंग तय की हो। पर सर, मोंटी के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन यह भी तो हो सकता है पर्सनली आमने सामने बात की गई हो। पर सर, जिस दिन वारदात हुई अविनाश उसी दिन बाराबंकी पहुंचा था, तो हो सकता है कि उस तीसरे आदमी को अविनाश ने अपने फोन से ही कांटेक्ट किया हो। एक काम करो आलम, इस अविनाश के फोन कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो। पता करो वारदात से 2-3 रोज पहले इसने किस किस से बात की थी। सर, देवपुर हाईवे चेक पोस्ट से एक आदमी आया है, उसके पास कुछ खबर है।
बुलाओ उसे। सर अभी कुछ देर पहले मैं उन्नो बाराबंकी हाईवे से जा रहा था। खबरदार, कहाँ है लड़की? पलक कहाँ है? वर्मा, ये पलक सक्सेना का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ। इसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करो। सर मैंने कॉल रिकॉर्ड से पता लगाया, अविनाश एक नंबर पे बहुत अरसे से फोन करता आया है, लगभग पिछले 2 साल से। किससे बात करता था? सर ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ सर, ताज्जुब की बात यह है कि अविनाश जिस नंबर पे फोन करता था वो खुद उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर ये देखिए, वही नंबर है। मोंटी के पास हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं था। अविनाश पूनम को छोड़ने कभी कभी आता था। कॉलेज में साथ पढ़ते थे दोनों, और इसी दौरान हमारी जान पहचान हो गई। हाँ, लखनऊ में भी घर के बाहर हम लोग मिलते थे। सर हमने माफी मांगी और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने और सुधारने की बहुत कोशिश भी की, पर फिर किसी ने हमारा एमएमएस बनाया, जिसके चलते इतनी बदनामी हुई कि हमें लखनऊ छोड़ के रातों रात यहाँ बाराबंकी आना पड़ा। सर हमने एमएमएस जरूर बनाया था, पर हमने किसी का मर्डर नहीं किया। अविनाश सिर्फ दोस्त नहीं था हमारा, प्यार था हमको उससे, लेकिन भाभी ने उसको छीन लिया हमसे, इसलिए हमारा दिमाग गुस्से से खराब हो गया था। पर सर हमने किसी का मर्डर नहीं किया। अभी कुछ रोज पहले खून की जांच करवाई तो पता चला मुझे और मेरे बेटे टिंकू को HIV हो गया है। हम समझ गए ये हमें अविनाश की वजह से ही हुआ है, पर मोंटी को ना हो जाए इसलिए हमने उनसे शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। पर एक रोज मोंटी जिद करने लगी तो हमें उन्हें बताना पड़ा, और फिर उनके कहने पे ही हमने अविनाश को उस दिन उनकी बताई हुई जगह पे बुलाया। लेकिन सर उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता। मोंटी के हम चचेरे भाई लगते हैं, शंभुनाथ गुप्ता के बेटे, 35 साल के हो गए हैं। अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, किसी से रिलेशन नहीं बना, यहाँ तक कि शादी भी नहीं हुई, तो रख लिया ऐसे। किसी की हत्या कर दी ऐसे ही, लड़की के साथ बलात्कार किया ऐसे ही, तड़पा तड़पा के रखा उस लड़की को ऐसे ही। तो इंसान नहीं दरिंदा है। तुझे जरा सा भी अंदाजा है क्या हालत की है तूने उस लड़की की? सड़ सारी उम्र ऐसे ही। रिंकी गुप्ता को हत्या और हत्या की साजिश के लिए हिरासत में लिया गया है। जिंदगी के ज़हीन मसले अपराध के रास्तों पर चलकर नहीं सुलझाए जा सकते। बातों को छुपाकर या गुप्त रखने से मसले खुद ब खुद हल नहीं हो जाया करते। किसी ने सही कहा है कि झूठ और रहस्य आत्मा पर एक ऐसे कैंसर की तरह से होता है जो हर अच्छाई को खा जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ तबाही। सर पूजा का कुछ पता चला? पूरा 1 दिन हो गया उसका कुछ पता नहीं चला। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो लड़की ऐसा कभी नहीं करती है। मुझे पता नहीं मेरी बच्ची कैसी है, कहाँ पर है। एग्जैक्टली कितने बजे गायब हुई थी पूजा? सर करीब 6 बजे घर से निकली थी। आपके रिश्तेदार या उसके दोस्तों से पूछा? हाँ सर, सब जगह इंक्वायरी किया, पर पूजा का कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया। उसके बाद ही हम आपके पास आए थे कंप्लेंट लिखवाने।
ये इस फोटो में पूजा के साथ कौन है? सर ये रेनू है, पूजा के बचपन की दोस्त है। सर घर से रेनू के पास उसके घर जाने का कह कर गई थी। तब रेनू यही बगल के मोहल्ले में रहती है और ये दोनों अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। कल रात को भी पूजा रेनू को ही मिलने गई थी, उसके बाद से गायब है सर। The number you are trying to call is currently switched off. सर कल रात को 8:30 बजे तक पूजा को कोई कॉल नहीं आया। माँ को परेशानी होने लगी तो मैंने पूजा को कॉल किया। फोन लगा क्या? ये भी बंद आ रहा है, रेनू को ट्राई करता हूँ। बोलना क्या हो रहा है? ये भी बंद आ रहा है। रेनू के घर वाले है ना, पूजा के गायब होने में उन्हीं लोगों का हाथ है। सर अब एक बार उनके घर जाइए ना तो पूजा आपको वहीं मिलेगी। पूजा को मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और वो रेनू के घर गई थी। सिर्फ इस बात को लेकर आपको रेनू के घर वालों पर शक हो गया? जी नहीं सर, बात यह है कि मैं कल पूजा को ढूंढते हुए रेनू के घर गया था, लेकिन वहां पे अंकल वहां पूजा नहीं है घर पे, चल यहाँ से चल। अंकल एक बार रेनू से पूछिए तो सही, उसे पता होगा। ओए तेरा दिमाग खराब है हैं? तेरे को एक बार में बात समझ नहीं आती? रेनू की तबीयत खराब है, वो किसी से नहीं मिल सकती, चल यहाँ से। देखिए अंकल घर पे माँ बहुत परेशान है, पूजा अभी तक नहीं आई है, वो रेनू से ही मिलने आई थी। एक बार आप पूछते। तू ऐसे नहीं मानेगा, डंडे खाकर जाएगा। चल यहाँ से, निकल। अंकल चल। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, अमन जो है ना एक नंबर का झूठा है, फरेबी है, धोखेबाज है। मेरी लड़की को गायब कर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। क्या रेनू भी गायब है? जी हाँ जी, अमन के घर गई है जी पूजा से मिलने के लिए, बस तभी से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो लगता है जी ये अमन का ही हाथ है बच्चे। रेनू के गायब होने के पीछे अमन पे शक करने की कोई खास वजह? जी रेनू अमीर है और वो कंगले। सर जी बात तो बिल्कुल साफ है, ये ना मोटा पैसा हटना चाहते हैं जी। लेकिन फिरौती के लिए अभी तक कोई डिमांड नहीं हुई। नहीं जी। रेनू कल शाम से गायब है और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई? सर जी हम लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकलने ही वाले थे। जी हाँ बस जा ही रहे थे जी पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने। आपकी बेटी कल शाम से गायब और कंप्लेंट लिखाने अब जा रहे हैं। कल रात को जब 8 बजे तक रेनू घर नहीं लौटी ना, तब जी उसे फोन किया। The number you have dialed is switched off. Please try again later. पूजा का फोन नंबर नहीं था जी हमारे पास। मुझे उम्मीद थी कि रेनू पूजा के घर होगी और मैं पूजा के घर गया। रेनू कहाँ है? कहाँ है रेनू? रेनू कहाँ है मुझे कैसे पता होगा? चल पूजा को पता होगा, पूजा को बुला चल। देखिए रेनू तो यहाँ है नहीं, और रही बात पूजा की, वो सो रही है, उसे बहुत तेज पुकार है, वो किसी से नहीं मिलेगी। ओए रेनू गायब है, पूजा को बुखार है। हट बदतमीज, मैं खुद जाके देख लूंगा। चल बेट। ये क्या कर रहे हैं आप? पूजा बीमार है, सो रही है, झूठ बोला था हमसे। ना तो वहां पर रेनू थी और ना ही पूजा थी। हंसती खेलती उन लड़कियों के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? क्या उनके गायब होने के पीछे उनके माता पिता का हाथ है? लेकिन क्या कोई माता पिता अपने ही बच्चों को गायब कर सकते हैं? क्या सच है, क्या झूठ है, क्या है इन सब के पीछे? कहां गई वो दोनों लड़कियां? और जब पुलिस ने तहकीकात की शुरुआत की तो दिल दहला देने वाले जुर्म के ऐसे अध्याय खुलकर सामने आए कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। रेनू और पूजा एक दूसरे के घर जाने के लिए अपने अपने घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद दोनों गायब हैं। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों परिवार वाले एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। थोड़ा झूठ तो दोनों बोल रहे हैं, इनमें से कोई एक पूरा झूठ बोल रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि इन दोनों लड़कियों को एक साथ अपना टारगेट कौन बनाएगा और क्यों? दोनों लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो हो सकता है कि दोनों का दुश्मन भी एक हो। दोनों लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, पॉसिबिलिटी है कि वो दुश्मन भी उसी कॉलेज में पढ़ता हो। जी सर, इसीलिए मैंने कॉलेज में जाके चेक किया, दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी से ना कोई दुश्मनी ना कोई झगड़ा। कॉलेज में कोई झगड़ा नहीं है,
मतलब केस वापस घर की तरफ जाता है। सर, ये पूजा और रेनू के कॉल एंड ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। अनिल ये देखो, 24 मार्च को रेनू और पूजा दोनों के मोबाइल फोन एक साथ स्विच ऑफ हुए और दोबारा कभी ऑन नहीं हुए। लोकेशन भी सेम है, नजफगढ़। सर सब कुछ पूरी तरह प्लान किया गया है। बिल्कुल। तुम रेनू और पूजा की फोटोग्राफ हर जगह सर्कुलेट कराओ, दूसरे पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म करो और नजफगढ़ जाकर पता लगाओ कि किसी ने उन्हें वहां देखा तो नहीं है। सर कुछ पता चला? नहीं सर, आसपास सभी से पूछ लिया। दोनों लड़कियों का फोन इसी एरिया में स्विच ऑफ हुआ था, लेकिन किसी ने भी उन्हें यहाँ नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है किसी ने पहले इन दोनों लड़कियों पे हमला किया हो और फिर इनका फोन स्विच ऑफ कर दिया। दोनों लड़कियां घर छोड़ के भागी भी हो सकती हैं। लड़कियां नाबालिग हैं। बी केयरफुल एंड एक्ट फास्ट। अगर दोनों लड़कियां घर छोड़कर भागी हैं तो इसके पीछे की वजह हमें जल्दी पता करनी होगी। सर देखो, नीचे करो तो ऊपर करो तो अमन, अमन, पुलिस वालों ने कुछ बताया? हाँ, पूजा मिल गई ना? माँ, वो लोग ढूंढ रहा, पानी पियो। नहीं, मुझे पता। माँ पहले पानी पियो। पूजा माँ पहले पानी पियो। मुझे पता, 2 दिन हो गए हमें, मेरी बच्ची का कोई पता नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी वो, कैसी होगी। मेरी गलती है, मैंने इसका ख्याल नहीं रखा। अमन, अमन चल रेनू के यहाँ चलते। उन लोगों के पास होगी वो, हम लोग जाएंगे, उनको पूछेंगे कहीं उन्होंने कुछ किया। कोई फायदा नहीं है जाके। पुलिस ऑलरेडी जा चुकी है, पूरी छानबीन कर ली, उन्हें पूछा नहीं मिली माँ। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार हो आता हूँ। रेनू के घर वालों ने कुछ किया होगा तो थोड़ी बताएंगे। मैं चलती हूँ तेरे साथ, उनके पैर पड़ जाऊंगी, भीख मांगूंगी, मुझे मेरी पूजा दे दो। माँ टेंशन मत लीजिए। क्या बात कर रहे है तू? कैसा भाई है तू? तुझे चिंता नहीं होती? तेरी इकलौती बहन है। देख, तुझे अगर शांति से बैठना है ना तो तू शांति से बैठ। मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मुझे मेरी पूजा नहीं मिलती। अरे जाना, कुछ करना। आप कुछ करते क्यों नहीं? 3 दिन हो गए रेनू को गायब और आपने अभी तक पता करने की कोशिश भी नहीं की। आप बस में उसे घर लेके आएंगे ना? आप उसे घर लेके आइए, मैं उसे सब समझा दूंगी। आप तो चुप कर, क्या रट लगा रखी है बार बार? रेनू को लेकर आओ। दिमाग खराब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा रेनू को गायब करने में आप ही का हाथ है? तुझे क्या लगता है मैंने गायब किया उसको? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे बेटी है मेरी वो, मुझे भी चिंता है। तुम्हारी तरह बैठ के 24 घंटे रो नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी से प्यार नहीं करता हूं। अरे आंखों का तारा है वो मेरी, मैं उसको गायब करूंगा? मैं करूंगा उसको गायब? दिमाग खराब हो गया। आपको पता है ना मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? मैं वो रात अभी तक भूली नहीं हूं। सुरेंद्र जी के यहाँ आपका आना जाना है? हाँ सर। तो उनके घर में रेनू पे कोई दबाव था जिस वजह से वो घर छोड़ के गई हो? दबाव नहीं सर, सुरेंद्र जी तो रेनू को बेटी नहीं बेटा मानते हैं उसे। और क्यों ना माने सर, रेनू पढ़ाई में भी बहुत होशियार है सर। अरे वाह मेरे बेटा, कमाल कर दिया, शाबाश। सुरेंद्र जी की आंखों का तारा है रेनू। दोनों बाप बेटी खूब एंजॉय करते थे। चलिए पापा की साइकिल और ये सुरेंद्र जी रेनू से बहुत प्यार करते थे। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? सर जी मैं यहाँ नहीं थी, अपने मैके गई हुई थी, बस सिर्फ इसीलिए। और हाँ, आप रेनू को बचा लीजिए। सुरेंद्र भाई साहब तो अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते हैं, झूठे हैं 1 नंबर के। उन्हें बेटा चाहिए था और बेटी हो गई। बस सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उसके साथ बेटों जैसा बर्ताव करते थे। उसे वो बेटा बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सारे लड़कों से भी ज्यादा आगे निकले, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई खेलकूद। अरे दोस्तों से बात करने के लिए तक सुरेंद्र भाई साहब की ही मर्जी होती थी। आपको लगता है रेनू भाग गई होगी?
सर जी, अगर वो भाग गई होगी ना तो ही अच्छा है। यहाँ तो उसका दम घुटता था जी। लेकिन हमारी पूछताछ में तो लोगों का कहना था कि सुरेंद्र जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, पर आपका कहना है कि सर जी, वो तो बाहर के लोग हैं, जो देखेंगे वही कहेंगे। बस सिर्फ थोड़ी सी देर फोन पर बात करने के लिए उसे बहुत बड़ी सजा मिली। और पिछले हफ्ते ही उसका 12वीं का रिजल्ट आया था, 98.9% आए थे उसे। मुझे तो लगा कि सुरेंद्र भाई साहब कुछ इनाम विनाम देंगे, उसे प्यार करेंगे, पर नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आप देखना, उसके बदन पर आपको बहुत से चोट के निशान मिलेंगे, और तो और कमला के बदन पर भी आपको चोट के निशान मिलेंगे। ये निशान मार के हैं? नहीं जी, ये चोट के निशान है, मार के नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। साफ पता चल रहा है कि ये मार के निशान। सच सच बताइए, आपके पति आप पर हाथ उठाते हैं? नहीं जी, इन्होंने आज तक मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। और ये निशान तो किचन में खाना बनाते वक्त जलने के हैं। हमसे कुछ मत छिपाइए अगर आप चाहती हैं कि हम रेनू को जल्द से जल्द ढूंढ निकालें। देखिए, मैंने जो कहा वही सच है। आप प्लीज मेरी रेनू को वापस लेके आइए। रेनू की माँ की चुप्पी और उसके बॉडी पे चोट के निशान, दोनों अलग अलग कहानियां बयान करते। बबीता को छोड़ के बाकी सबका कहना है कि सुरेंद्र अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सुरेंद्र भाई साहब तो अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते हैं, उन्हें बेटा चाहिए था। उसके नेबर्स भी यही कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है अनिल, उस पूरे घर में कोई भी आदमी औरतों की इज्जत नहीं करता। सिर्फ केस बड़ा उलझा हुआ है। रेनू को अपने पिता के डर से घर छोड़ के जाना समझ में आता है, लेकिन इस सब में पूजा का रोल समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए वो रेनू के साथ अपना घर छोड़ के चली गई। लेकिन पीएसआई चौधरी, बॉडी पूरी तरह जल चुकी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो। जी सर। सर ये बैग मिला सर। पुलिस को जली हुई लाश और जले हुए कपड़ों के पास रेनू का आईडी कार्ड मिला, जिसने पुलिस को इस नतीजे पर पहुंचाया कि लाश रेनू की ही है। इसलिए उन्होंने बॉडी की शिनाख्त के लिए रेनू के पेरेंट्स को बुलाया। पर अब सवाल ये था कि पूजा कहाँ है। ये मेरी रेनू नहीं हो सकती। बच्ची को क्या हो गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। अगर वो लाश रेनू की है तो उसके कातिल को हम जरूर ढूंढ लेंगे। प्लीज आप कातिल को जल्दी ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए। इन्हीं लोगों ने मारा है मेरी बेटी को, मेरी बेटी को इन्होंने मारा है। छोड़ना मत सर इनको, छोड़ना मत। क्या हुआ रेनू को? क्या हुआ? इतना बोया बनने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों ने हमारी बहन रेनू को मर्डर किया है। ये पागल हो गए क्या तुम लोग? हम क्यों मारेंगे रेनू को? अरे झूठ बोल रहा है ये, इसी ने मारा है मेरी बेटी को। आप ऐसी बात कर रहे हैं? मेरी बेटी भी तो गायब है, उसके बारे में कुछ पता चला सर? आपकी बेटी को हम ढूंढ रहे हैं सर। सब कुछ इन्होंने ही किया होगा और इल्जाम हम पे लगा रहे। अरे इन्होंने मारा होगा रेनू को। शायद मेरी बहन को। क्या बोले तुम? हम मारेंगे, हम मारेंगे। अरे चुपचाप यहाँ पर, चुप। सच का पता हम चला लेंगे। पुलिस तहकीकात कर रही है। चलिए अपने अपने घर जाइए। चलो चलो। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इसके मुताबिक लाश किसी लड़की की, उम्र 15 से 18 साल। रेनू की आईडी की वजह से पुलिस वाले और परिवार वाले उसकी रेनू की लाश के रूप में शिनाख्त करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रेनू जिंदा है, तो फिर यह लाश किसकी है? या फिर कोई उस लाश से रेनू को मरा हुआ साबित करना चाहता है? क्या उसे घर वालों से खतरा है?
और अगर है तो वो इसके लिए पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती? दोनों फैमिली के लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे, ये चल क्या रहा है? जल्दी पता चल जाएगा कातिल आखिर कब तक छिपा रहेगा। एक बात समझ में नहीं आ रही, लाश विक्टिम की आइडेंटिटी छुपाने के लिए जलाई जाती है, लेकिन यहाँ रेनू का पर्स लाश के पास ही में मिला। थोड़ी अजीब बात है, ये गलती से हुआ है या प्लांटेड है? सर पूजा मिसिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनू का मर्डर पूजा ने किया है और अब वो फरार है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक इतनी अच्छी दोस्त अपनी दोस्त को क्यों मारेगी? ये तभी हो सकता है जब उनके रिलेशनशिप में कोई कड़वाहट आई हो। इनके रिलेशनशिप की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करो। सर एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद रेनू का मर्डर किसी और ने किया और अब वो पूजा को भी मारना चाहता हो। पूजा की जान भी खतरे में हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस केस को हर एंगल से देखो, लेकिन ध्यान रहे रेनू को हम खो चुके हैं, अब पूजा नहीं। उसे हमें जल्दी ही ढूंढ निकालना है। सर कौन है? साहब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कौन था रेनू? पता नहीं। साहब मुझे पूरा यकीन है कि वो रेनू के भाई थे। हम लोग भला क्यों मारेंगे तेरे मन को? नहीं मारा जाता। अच्छा हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं ये हमें पता है। सब सच सच बता दो तो फायदे में रहोगे। सर हमने अमन को नहीं मारा सर, हम सच बोले सर, नहीं मारा अमन को। पूछताछ जारी रखो सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हम सच बोले सर, हमने कुछ नहीं किया सर। अमन कह रहे हैं कि विजय और राहुल ने उसे मारा, लेकिन ये दोनों लड़के इस बात से इनकार कर रहे हैं। नेबर्स और वॉचमैन को भी कुछ क्लियर नहीं, इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। जी सर। पूजा और रेनू की दोस्ती के बीच में कोई तो आया, पता लगाना होगा कि ये कौन है। इनकी दोस्ती की अच्छे से जांच पड़ताल करो। नहीं, रेनू और पूजा के बीच कोई गलतफहमी हो ही नहीं सकती। कभी तो कुछ हुआ होगा। नहीं सर, मेरे सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पूजा और रेनू तो बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी कभी लड़ाई नहीं होती थी, वो ज्यादा समय एक दूसरे के साथ ही गुजारते थे। रेनू और पूजा के बीच की फ्रेंडशिप, उनके लव अफेयर्स, बॉयफ्रेंड्स या उन दोनों का किसी के साथ लव ट्रायंगल, जो कुछ भी पता है सब बताओ। सबकी अच्छी बनती थी। अमन रेनू का बॉयफ्रेंड था, इसलिए लव ट्रायंगल का कोई चांस ही नहीं है। तुम्हारा और रेनू का अफेयर था, यह बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? सर मेरे और रेनू के अफेयर से दोनों के गायब होने का और रेनू के मरने का कोई संबंध होगा सर, मैंने नहीं सोचा था। किस बात का संबंध किस चीज से है ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। क्यों छुपाई तुमने ये बात? सर आपको मेरी फैमिली और रेनू की फैमिली स्टेटस डिफरेंस के बारे में तो पता ही होगा। ऐसे में रेनू की फैमिली को हमारे अफेयर के बारे में मालूम पड़ता तो आपको तो पता ही है क्या होता। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि रेनू की फैमिली को हमारे अफेयर के बारे में मालूम पड़े और फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। अगर ये बात तुम हमें पहले बता देते तो हम इस केस की खोजबीन किसी और तरीके से करते। इतना सब कुछ हो गया और तुम चुप रहे। अभी भी पूजा लापता है, तुम्हारी इस चुप्पी का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। पूजा को बचा लीजिए। रेनू और पूजा एक साथ गायब हुए थे ना। रेनू अब मर चुकी है, इसका मतलब है पूजा की जान में खतरे में। सर प्लीज उसकी जान बचा लीजिए सर, उसकी जान बचा लीजिए। रेनू और अमन का प्रेम संबंध इस कहानी को एक नया मोड़ देता है। अगर जली हुई लाश पूजा की है तो क्या पूजा इन दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार बन गई थी? एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ती पुलिस के सामने तब एक नया पहलू आया जब रेनू की मां कमला खुद पुलिस वालों से मिलने पुलिस स्टेशन आई और उनकी बातें ऐसी थी कि सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। सब मुझे लगता है कि रेनू के मर्डर में किसी और का नहीं, मेरे घर वालों का हाथ है। क्या? हाँ सर, और पूजा के गायब होने में भी शायद मेरे घर वालों का ही हाथ है। ऐसा क्यों? 10 दिन पहले की बात है। राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। मेरी बच्ची लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन भाई अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करेंगे? मेरे पति का मानना था कि रेनू और पूजा के बीच शारीरिक संबंध है,
वो दोनों लेस्बियन थे। मेरे पति ने कहा कि रेनू को सबक सिखाओ और बताओ कि मर्द के साथ संबंध बनाने में ही मजा है, ना कि एक लड़की के साथ। लेकिन रेनू इस बात के लिए अंत तक मना कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रेनू और पूजा के बीच के इस रिलेशन के बारे में उन्हें कैसे पता चला? वो विजय का कहना था कि उन दोनों को गलत अवस्था में देखा था। रात भर उन लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया। ये बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डरी हुई थी सर। मुझे लगा अगर मैं आपके पास आऊं तो मेरे बेटी के साथ और जुर्म होगा। लेकिन जब रेनू की लाश मिली तब मैंने सोचा कि अब चुप नहीं रहूंगी। बड़ी मुश्किल से मैं घर में झूठ बोलकर आई हुई यहां। सर सुरेंद्र को उठा लें? अभी नहीं, बहुत बड़े एलिगेशंस लगाकर गई है। पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, फिर तोड़ेंगे। सर, दो नई बातें पता चली हैं अनिल। एक तो यह कि रेनू का रेप हुआ था, और दूसरी ये कि रेनू और पूजा के बीच में लेस्बियन रिलेशन था। अब तो परिवार के लोग भी शक के दायरे में आते हैं। परिवार वाले उन दोनों को उनके आपस के रिश्ते की वजह से भी मरवा सकते हैं। अगर कमला की बातें सच है तो यह पता लगाना मुश्किल होगा कि रेनू का रेप हुआ था कि नहीं, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल सकता है। रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से चेक करो और अमन से भी बात करो। अमन रेनू का लवर है, तो उसे रेनू और पूजा के इस रिलेशन के बारे में जरूर पता होगा। सर पूजा और रेनू के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। उसकी माँ झूठ बोल रही है सर। वो अपनी मरी हुई बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? पुलिस की मदद क्यों करेगी? वो भी अपने ही परिवार के खिलाफ। सर अगर विजय और राहुल ने कुछ भी गलत किया होता ना तो रेनू सबसे पहले आके मुझे बताती। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि एक माँ अपनी बेटी पे इतना घटिया इल्जाम लगा भी कैसे सकती है। पहले तो मुझे लगता था कि खाली रेनू के पापा ही गलत है, पर अब उसकी माँ भी। सच जो भी है अब प्लीज पता लगाइए और मेरी बहन पूजा को ले आइए जल्दी। उसे तो हम ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन अगर इस बार तुमने कुछ छुपाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रेनू के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब कमला झूठ बोल रही थी। राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। लेकिन क्यों? वो अपनी बेटी और अपने परिवार के बारे में इस तरह की बात क्यों करेगी? कुछ ना कुछ तो मिसिंग है अनिल। मुझे तो लगता है कि अमन भी कुछ छिपा रहा है। वो रेनू का बॉयफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हर बात शेयर करते हैं। अमन से फिर से बात करनी पड़ेगी। क्या रेनू और तुम्हारे फिजिकल रिलेशन थे? देखो जो भी है सच सच बता दो। हाँ थे, पर एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए फिजिकल रिलेशन बहुत कॉमन हो गया था। ठीक है, चलो। अमन कह रहा है कि उसके और रेनू के बीच में फिजिकल रिलेशन है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो ये पता नहीं चला। सर ये भी तो हो सकता है कि बॉडी रेनू की हो ही ना। अमन के बयान से पुलिस भी असमंजस में पड़ जाती है। अब सबके सामने एक ही सवाल है कि ये जली हुई लाश किसकी है? कौन है वो जो पुलिस को गुमराह करके उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है? कौन है वो जो रेनू को प्रताड़ित कर रहा था? रेनू का परिवार दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुका था। कहीं सबके पीछे उसके परिवार का ही हाथ तो नहीं था? पुलिस जितना इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो उसमें उलझती जा रही थी। क्या रेनू जिंदा है? 3 दिन पहले जिस लड़की का दाह संस्कार किया वो कौन थी? अगर रेनू जिंदा है तो रेनू है कहां पर? देखिए, वो जली हुई बॉडी रेनू की नहीं थी। लेकिन वो जो आईडी कार्ड और बैग मिला उसके पास, लाश के पास, वो क्या? हमें गुमराह करने की कोशिश की गई। वो जो भी है नहीं चाहता कि हम रेनू को ढूंढे, इसलिए उसने वो बैग, वो आईडी कार्ड वहां पर छोड़ दिया ताकि हमें लगे कि वो मर गई है और उसे ढूंढना छोड़ दे। ये भी हो सकता है कि रेनू ने किसी को मार के अपना बैग और आई कार्ड वहां पे छोड़ दिया ताकि दुनिया की नजर में वो खुद को मरा हुआ साबित कर सके। देखिए साहब, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। तो भागी क्यों है? सर ये सब मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी बेटी अपने घर में बहुत खुश थी। सर ये देखिए, पूजा की मेडिकल रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसका पीछे का एक दांत भरा हुआ है। और ये उस बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उस बॉडी का भी पीछे का एक दांत भरा हुआ है। दोनों रिपोर्ट में एक और सिमिलैरिटी है अनिल, दोनों का बायां हाथ टूटा हुआ।
इसका मतलब ये डेड बॉडी पूजा की ही हो सकती है। मतलब रेनू ने ही पूजा को मारा है, और अगर नहीं मारा तो भाग क्यों रही है, और उसका आई कार्ड वहां पे कैसे मिला? क्या सर प्लीज ऐसा मत बोली, वो पूजा नहीं हो सकती। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हम जल्दी पता लगा लेंगे कि वो कौन है जो ये सब कर रहा है। रेनू भी हो सकती है, क्योंकि वो अब तक फरार है। सब उसको मत छोड़ना, रेनू को मत छोड़ना, उसको मत छोड़ना। एक 16 साल की लड़की जिसने अभी अभी बोर्ड का एग्जाम दिया हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतनी बुरी तरह से प्लान करके मार के फरार हो सकती है? इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह होनी चाहिए। सर रेनू का रेप हुआ था, कहीं ये सब कुछ उस रेप से जुड़ा तो नहीं है? राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। यह भी हो सकता है कि उसके परिवार वाले दोबारा उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना करें, यह सोच के वो घर से भाग गई हो। अनिल, मुझे लगता है कि कमला की बातें सच थी। बुलाओ सबको। बताओ क्यों रेप किया अपनी बहन का? और तुम वहां खड़े खड़े सब कुछ देखते रहे। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? सर ये आप क्या कह रहे हैं? सर हम क्यों करेंगे सर ऐसा? आप अपनी बहनों को रेप कैसे कर सकते हैं? ये सब झूठ है सर, ऐसे घिनौना काम हम कैसे कर सकते हैं? बहुत बकवास हो गई तुम लोगों की, अब सब कुछ सच सच बता दो, वरना इतना कूटेंगे ना कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया इस तरह से। नहीं समझोगे तुम लोग। सर हम सच बोले सर। करो खातिर रहेंगे। सर नहीं सर क्यों? अरे सर नहीं, सर हमने कुछ नहीं किया, सर हमने कुछ नहीं किया। सर बहुत तोड़ा उन्हें, लेकिन कोई भी रेप वाली बात से मना कर रहे हैं। ठीक है, जाने दो उनको, लेकिन नजर रखना। सर माँ संभालो अपने आप को। रेनू और पूजा के फिजिकल रिलेशन के बारे में अगर अमन को पता चले तो वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो रेनू से बहुत प्यार करता था। कहीं इसीलिए तो उसने दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाया। बुलाओ उसको। आप लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मैंने रेनू को नहीं मारा, और ना ही रेनू और पूजा के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन था। झूठ बोल रहा है तू। सर मैंने पहले भी कहा है, रेनू सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, उसके और पूजा के बीच में ऐसा कभी भी कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। तुमने पहले भी मुझे घुमाया, अभी भी घुमा रहा? हाँ ठीक है सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है जिससे प्रूव हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। तू जानता है ये जो वीडियो तूने बनाया है ये भी एक क्राइम है। पता है सर, आई एम सॉरी, पर मैंने ये वीडियो आज तक कभी किसी का शेयर नहीं किया, सिर्फ आज ही, क्योंकि आप रेनू और पूजा दोनों पे सवाल उठा रहे हैं। सर मैं पूजा को क्यों मारूंगा? मेरी छोटी बहन है वो सर प्लीज आप उसके कातिल को ढूंढ लीजिए, और रेनू को भी। अनिल, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये साबित हो कि रेनू और पूजा के लेस्बियन रिलेशन थे। सर आपस के मैसेज कन्वर्सेशन चेक करते हैं, मैसेजेस ओपन करो। इसमें भी कोई लेस्बियन एंगल नहीं दिख रहा। एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन है। सर ये देखिए, यहाँ तो रेनू ने पूजा को बोला है कि उसका और अमन का अफेयर चल रहा है, तो शादी भी करना चाहते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम है तो स्टेटस की और एज डिफरेंस। सर यहाँ तो पूजा को पता था कि रेनू और अमन का अफेयर चल रहा है। तो राहुल और विजय ने रेनू और पूजा को लेस्बियन क्यों कहा और रेनू का रेप क्यों किया? पीएसआई चौधरी कहां पर? ठीक है हम अभी आते हैं। सर जंगल में एक और जली हुई लाश मिली है। चलो मनोज गाड़ी निकालो। आइए, पहचानने की कोशिश कीजिए। कातिल ने बॉडी जलाने की कोशिश की थी, लेकिन कल रात बारिश हुई तो बॉडी पूरी तरह जली नहीं है। रेनू को किसी ने 4 दिन से बंदी बना के रखा था। जहां उसे रखा होगा एरिया आसपास का ही होना चाहिए, वरना वो उसे यहां लाके क्यों मारता? पूजा को भी जलाकर ही मारा गया था, हो सकता है दोनों को साथ में बंदी बनाकर रखा गया। तुम सही कह रहे हो अनिल, वो एरिया यहीं कहीं आसपास का होना चाहिए। इस पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो।
सर। इंस्पेक्टर साहब आप जाइए और पता लगाइए कि रेनू को किसने मारा है। हमें हमारा काम मत समझाओ। हमें सब पता चल गया है कि तुम्हारे सामने इन दोनों ने रेनू का रेप किया था। नहीं सर, ये सब तो बकवास है। हम भला ऐसा रेनू तुम बाप नहीं जल्लाद हो जल्लाद। चुप। ने कभी भी अपनी बेटी से प्यार नहीं की, कसाई की तरह मारते थे। अब तो वो बेचारे मर गए, अब तो सुधरो। इंस्पेक्टर साहब, इन सब लोगों ने मेरे बेटे को बहुत दुख दिया, किसी को छोड़िएगा मत। जो केस दो दोस्तों के गायब होने से शुरू हुआ था, उसने अचानक एक भयानक मोड़ ले लिया जब एक के बाद एक दोनों लड़कियों की जली हुई लाशें मिली। आखिर कौन था इन हत्याओं के पीछे? जंगल के आसपास के सभी एरियाज को चेक किया, कहीं भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट्री है जो कई सालों से बंद पड़ी है। हम अभी भी वहां पहुंचे हैं, मेन गेट क्लोज है इसका। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। जी सर। सर वहां पे फैक्ट्री का दरवाजा खुला हुआ है, पीछे। यस सर। कुछ मिला ना? सर ये खून के धब्बे, ये स्टोव, सब्जी, लड़की के कपड़े। अनिल, हो सकता है कि किडनैपर ने रेनू को किडनैप करके यहीं रखा, और ये सब सामान देखकर लग रहा है कि शायद वो भी उसके साथ यहीं रहता हो। सर वहां पे ये हेलमेट का ये लॉक मिला है सर। तो विजय उसे लेने आया था। और उसने रेनू को पूजा के साथ देख लिया था। पूजा के साथ देखकर उसने कुछ भी गलत मतलब निकाल लिया। और वो बात जाकर रेनू के पापा को बता दी। रेनू एक पल के लिए भी घर पे नहीं रह पा रही थी, उसे घर से भागना था। ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था सर। मैंने अपनी बहन, हमने पूजा को मार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बहन का खून कर दिया तुमने, और फिर रेनू को क्यों मारा? सब रेनू बहुत डर गई थी, वो अब आपके पास आने वाली थी। अमान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम घर वालों से बचने के चक्कर में हम लोगों ने उसे मार दिया। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कुछ दिन की सजा मिलेगी। अमन, हम बच जाएंगे। अमन प्लीज। तू पागल हो गई है? अपनी जिंदगी बनाने के लिए मैं अपनी बहन को मार डाला, और अब तू ऐसा बोल रही है? रेनू, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। पर वो मेरी नहीं जा सकते हम लोग वहां पे, समझी? तो मैं बहुत घबरा गया था। मैंने रेनू को बहुत समझाया, बहुत मारा, पर वो नहीं मानी। तुमने अपने प्यार के लिए अपनी बहन को मार डाला, और फिर रेनू का रेप किया और उसे भी मार डाला। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अपने इसी समाज के कुछ घरों में कहीं रेनू के परिवार जैसा दरिंदा पिता है, तो किसी घर में अमन जैसा नादान उम्र वाला भाई है, जो अपनों के साथ भी दरिंदगी की सारी हदें पार कर सकता है। क्या रिश्तों के मायने बदल गए हैं, या फिर हम बदल गए हैं? क्यों किया तुमने? क्यों किया? अपनी बहन को मार डाला, अपनी बहन को मार डाला तूने। क्यों किया? छोड़, शर्म नहीं आई तुझे? चले।
ये बेहद जरूरी है कि माता पिता अपने और अपने बच्चों के बीच में एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां वो उनके उज्जवल भविष्य की बातें उन्हें प्यार मोहब्बत से समझा सकें, ना कि उन पर सख्त पाबंदियां लगाकर। और बच्चों के लिए भी ये समझना बेहद जरूरी है कि इस उम्र में गलत प्यार मोहब्बत में फंसना और घर छोड़कर भाग जाने का फैसला उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। रुको, ऐसे नहीं, पहले खड़े रहो, ऐसे खड़े होने का, हाँ, और ऐसे पैर मारने का, जोर से। माला क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो? मार रही है इसे, क्या इसने? अरे आई पूछो इसने क्या किया है? मेरी छोटी बाची के साथ, इतनी छोटी बाची के साथ इसने, अरे जब मैंने इसको देखा ना, इसका उसकी फ्रॉक में हाथ था। सही कह रही है माला, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे ज्यादा दिखाने के लिए रुको, देखो कुछ गलतफहमी हुई है। संजू ऐसा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। आप मेरे बहन के पति हो ना, इसलिए आपका लिहाज करके मैं इसे अभी जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे कोर्ट ले जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। मुलजिम संजू शिरोडकर पर चाइल्ड मोलेस्टेशन का इल्जाम सही साबित हुआ है, क्योंकि मुलजिम अभी नाबालिग है, इसीलिए उसे 2 सालों के लिए जुवेनाइल रिमांड होम में रहने की ताकीद की जाती है। कहते हैं जिंदगी एक मंच है जहां हम सब अपना अपना किरदार निभाते हैं। अगर ये बात सच है तो ये किरदार हमें देता कौन है? कौन ये तय करता है कि कौन नायक बनेगा और कौन खलनायक? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि अगर अपना किरदार चुनना और अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना हर इंसान के बस में होता तो ना तो इस दुनिया में कोई खलनायक होते और ना ही कभी कोई दुख भरी कहानी लिखी जाती। लेकिन सिर्फ चंद खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख पाते हैं। हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर तांबे। कहाँ? सर, मैं होटल का मैनेजर हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था। आपको किसी पर शक किसने किया होगा? ये संजू गाइड ने इनका मर्डर किया है। मैंने उसे अपनी आंखों से भागते हुए देखा है बाहर से। गाइड? यस, हम लोग 2 वीक्स पहले ब्राजील से अपने देश आए थे और वो 1 वीक से हमारे साथ था। झगड़ा हुआ था मेरे पति और संजू गाइड के बीच में। इनका पर्स, सारे पैसे सब लेके चला गया वो, उसी ने ही मारा इन्हें। आपके किसी स्टाफ ने मर्डर होते हुए या मुजरिम को भागते हुए देखा था? नहीं सर, हम लोग तो मिसेज अय्यर की चीख सुनकर वहाँ पहुँचे थे, तब तक वो वहाँ से भाग चुका था। आपके यहाँ तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आई होप काम कर रहे होंगे। फुटेज दिखाइए जरा। यस सर, लेकिन रात को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके लिए हमने इंजीनियर को बुलाया था। करीब 1 घंटे से 2 घंटे तक पूरा सिस्टम डाउन था, लेकिन उसके होटल से भागने की पूरी फुटेज हमारे पास है क्योंकि उस समय कैमरा ऑन था। ठीक है, फुटेज दिखाइए। पॉज करो, रिवाइंड करो, बस प्ले। तो चेहरा हटा दिया इस फुटेज में, शायद बाहर वाले फुटेज में दिखा, बाहर वाला फुटेज दिखा। ठीक है, इसकी कॉपी पुलिस स्टेशन भेज देना। सर, ये संजू गाइड इतना भी मासूम नहीं है। पहले सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए उसने चेहरा छिपाया, फिर फोन और सिम कार्ड को तोड़ के फेंक दिया ताकि पुलिस उसे ट्रैक ना कर पाए। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि उसे पुलिस की बेसिक वर्किंग स्टाइल या क्राइम के बारे में बेसिक नॉलेज तो है। तांबे, उसने चेहरा ढका हुआ था तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये संजू गाइड था जिसके बारे में मिसेस अय्यर बोल रही थी। लेकिन अगर वो वही है तो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मर्डर करने के बाद वो अपने घर चले जाए। फिर भी उसके घर का एड्रेस निकाला। सर,
जी सर। संजू गाइड यही रहता है? सर पर वो तो सर यहीं रहता है, लेकिन कल रात से घर नहीं आया वो, और फोन भी नहीं मिल रहा है उसका। क्या हुआ सर? घर की तलाशी लेनी है, तलाशी लो घर की। हटो हटो, पूरा घर छान मारना। सर लेकिन सर क्या बात है सर, वो ठीक तो है सर? सर नहीं है। इस वक्त तुम्हारा भाई कहाँ मिलेगा? सर इस बारे में हम कुछ नहीं जानते, बचपन से एक नंबर का आवारा लड़का है सर। वो तो इनका छोटा भाई है, तो इसलिए हमने इसको घर पे रखा हुआ है। सर टूरिस्ट गाइड है वो, इसलिए उसके आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्लाइंट के हिसाब से चलना पड़ता है ना सर। इन दिनों किस क्लाइंट को गाइड कर रहा है, कुछ आइडिया है? नहीं सर पक्का पता नहीं है, लेकिन कोई NRI क्लाइंट है। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, और उसमें से मिस्टर अय्यर का मर्डर हुआ है और तुम्हारा भाई प्राइम सस्पेक्ट है। उसकी कोई फोटो है? सर है, मैं लाके देती हूँ। सर ये रहा। अरे तू आओ। अरे चला ना अंदर। कैसे आना हुआ? सोचा जाते जाते एक खुशखबरी सुनाओ तुझे। क्या बात कर रहा है यार, कैसी खुशखबरी? तेरी वो मीना मिली थी गजरे वाली। क्या बात कर रहा है यार? हाँ मतलब मैंने बात की उससे तेरे बारे में, वो बोल रही थी कल शाम को मिलने वाली थी। सच? हाँ अभी देख आगे क्या करने का। थैंक्स यार संजू, तूने तो मेरी लाइफ बना दी सच्ची। चल यार बहुत लेट हो रहा है मुझे, लास्ट ट्रेन चली जाएगी मेरी। अरे सुनना, काहे को टेंशन लेता है? रात में इधर ही रुक जाना, सवेरे ट्रेन चालू होगी तो आराम से चले जाना। चलेगा तुझे? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और वैसे भी तुझे पार्टी तो देनी है, मेरा इतना अच्छा काम जो किया है तूने। चल ठीक है। सर जिस बॉटल से उसका कत्ल हुआ था उसके टुकड़े विक्टिम के खून से पूरी तरह से सन चुके हैं, और इसकी वजह से उस पर से फिंगरप्रिंट्स मिल पाना इम्पॉसिबल है सर। संजू बेसिकली नासिक का रहने वाला है, यह अपने दादा और बहनी के साथ रहता है। सर संजू मुंबई टाउन के आसपास गाइड का काम करता है। दिखने में हैंडसम है, ठीक ठाक बोल लेता है, वेल मैनर्ड है, इसलिए फॉरेन टूरिस्ट के बीच वो बहुत फेमस है। अगर ये मर्डर संजू ने किया है तो ये उसके लिए पहला क्राइम नहीं है। इससे पहले भी नासिक में चाइल्ड अब्यूज के लिए वो 2 साल रिमांड होम में रह चुका है। रिमांड होम से छूटने के बाद ही उसके माँ बाप ने उसे मुंबई में भाई के पास भेज दी, जो खुद भी एक गाइड। शुरुआत के दिनों में वो अपने भाई के साथ ही गाइड का काम करता था, लेकिन पिछले 2 साल से वो इंडिपेंडेंटली गाइड का काम कर रहा है। आस पड़ोस में इंक्वायरी की सर, लेकिन एक भी सिंगल आदमी उसके साथ बातचीत नहीं करता था। क्यों? अपनी भाभी के भतीजी के साथ बहुत गंदा काम किया था उसने। पूरे मोहल्ले में कोई बात नहीं करता था उनसे। आस पड़ोस में नहीं तो कोई तो होगा जिससे वो बात करता था, कोई दोस्त होगा। जमाल, एक पॉकेट मार। तब मैंने कुछ नहीं किया। उठ, छोड़ इसे। ये लीजिए, जाइए आप। साहब मुझे जाना देना। तू जमाल है ना? हाँ साहब। संजू तेरा दोस्त है? हाँ सर। और किस किस से दोस्ती है उसकी? सर उसकी हिस्ट्री से तो पूरा पूरा शहर जानता है साहब, इसलिए उससे दोस्ती करना दूर की बात है, बात भी नहीं करता साहब। उसकी हिस्ट्री तो नासिक से शुरू हुई, मुंबई कैसे पहुंच गई? उसकी बहनी की वजह से। वो उसको जरा भी पसंद नहीं करती थी। उसके बॉम्बे आने से पहले उसने सबको का बता दिया कि उसका केस चल रहा है, इसलिए उससे कोई बात नहीं करता था। उसके सिर्फ 2 ही दोस्त, मैं और यादव। यादव तो टैक्सी चला रहा था साहब, और क्या? और वो मेरा पार्टनर था साहब। पार्टनर? कैसे? वो गाइड है ना साहब। ये ले, तेरे 50 और मेरे 50। सॉलिड संजू भाई, मजा आ गया आज तो। क्या भाई लोग बड़े नोट गिन रहे हो हैं? लगता है तगड़ी कमाई की है आज। तो फिर? और मेरा हिस्सा किधर है? अरे मिलेगा यार, तेरे को भी मिलेगा। संजू दे इसको। यार पार्टी नहीं दोगे मेरे को? चल पार्टी करते। ये हुई ना बात। ये बात तो साफ है कि ये गाइड संजू दोनों चीजों का आदी था, पैसे कमाने के लिए और पैसे उड़ाने के लिए। मिसेस अय्यर ने हमें बताया था कि पैसों को लेकर उनके पति के साथ उनका झगड़ा होता था, और होटल रूम से मिस्टर अय्यर का वॉलेट भी गायब है और लॉकर से कैश भी। सर मामला क्लियर है, लूट के लिए ही हत्या की गई थी। संजू ने मिस्टर अय्यर से पैसों की डिमांड की, मिस्टर अय्यर ने मना किया, संजू उसको मारकर पैसे लेकर भाग गए। लग तो ऐसा ही रहा, लेकिन हम दावे के साथ नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो। मैं समझा नहीं सर। तांबे, हम पुलिस वाले हैं। मुजरिम और मर्डर ये शब्द हम दिन में इतनी बार सुनते हैं कि उनका मतलब तो हमें पता होता है, पर इसके असर को लेकर हमारा एहसास खत्म हो जाता है।
किसी भी बेगुनाह पर मुजरिम का लेबल लगाकर हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो, किसी पर भी मुजरिम का लेबल लगाना गलत होगा। सॉरी सर। इट्स ओके। ये टैक्सी ड्राइवर यादव, ये कहाँ मिलेगा हमें? जी साहब। यादव? हाँ साहब, संजू आया था कल, मेरे साथ रुका भी था पूरी रात। वो सुबह ही चला गया। मुझे नहीं मालूम था साहब कि वो खून करके भागा है, नहीं तो उसी वक्त खबर की होती है आपको। सच्ची साहब, मेरा उसके साथ सिर्फ उठना बैठना है, उसके धंधे से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है साहब। सच्ची बोल रहा हूँ साहब। यहाँ से कहाँ जाने वाला था, कुछ बोला था? नहीं साहब, बस चाय पी और निकल गया। ये संजू ड्रग्स लेता था? नहीं साहब, कभी कभार बियर या बिस्की ले लेता था साहब। कोई गर्लफ्रेंड है उसकी? नहीं साहब, जहाँ तक मुझे मालूम है किसी लड़की से दोस्ती नहीं है साहब उसकी। ठीक है, अगर वो यहाँ दोबारा आए या फ़ोन करे तो हमें खबर करना। हाँ साहब, एकदम पक्का। वो जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको खबर करूँगा साहब। क्या सोच रहे सर? संजू के बारे में सोच रहा था। संजू टूरिस्ट का काम करता है, अपने भाई के साथ रहता है, टूरिस्ट बिजनेस में अच्छा खासा कमाता है, ना ड्रग्स लेता है ना कोई गर्लफ्रेंड, अच्छा खासा कमाता होगा। फिर उसे पैसों की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उसने मर्डर जैसा संगीन जुर्म किया। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड का काम करते वक्त पैसेंजर को ठग के भी वो पैसे कमाता होगा, और इतना सारा पैसा वो सिर्फ 2 दोस्तों पर खर्चा करता होगा। मुझे नहीं लगता। तांबे, इस संजू के बारे में कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, पता करो। सर, मैं अपने खबरियों को काम पे लगा देता हूँ, तुरंत सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक मैं संजू के घर पे एक राउंड मार के आता हूँ। सर। सर वो नहीं है यहाँ पर, और मेरा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। बाबाची रूम कुठे है? सर रूम इधर है, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत रंगीन मिजाज लगता है आपका भाई। रूम की तलाशी लो। सर एक्चुअली टूरिस्ट गाइड है हम लोग, तो गर्मी में टूरिस्टों के साथ घूमना पड़ता है हमें। पसीने की बदबू ना आए इसलिए हमें वो परफ्यूम लगाना पड़ता है सर। सर ये मिला है। चाइल्ड पॉर्न, ये भी शायद आपके धंधे की जरूरत होगी ना? ये लड़की की फोटो मिली है। ये कौन है? नहीं मालूम सर। साहब उसका कोई नया शिकार होगा। बच्चों के साथ गलत काम करना तो उसका पुराना शौक है ना। अगर इनका भाई यहाँ आता है तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। जी सर। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? चुप कर। मैंने पहले कभी बोला नहीं, लेकिन नासिक में ही तूने ही फंसाया ना उसको। क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? क्यों पीछे पड़ी हुई उसके? उस नीच इंसान के लिए तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना? हाँ, एक बार पुलिस को पकड़ लेने दो उसको। देखना खुद से सर झुका के मेरे आगे ना माफी मांगी तो तुमने। श्वेता की तस्वीर का संजू के पास मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अलग अलग जगहों और अलग अलग हालात में शुरू हुई इन दोनों की जिंदगी की कहानियां मिल चुकी थी। लेकिन कैसे? संजू का श्वेता के साथ क्या रिश्ता था? क्या वाकई संजू ने इस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था या बनाने वाला था? और जिस एनआरआई का कत्ल करके संजू फरार हुआ था, वो इस कहानी में कहां फिट बैठता था? ये वो सवाल थे जिनमें से कुछ के जवाब वक्त को देने थे और कुछ के पुलिस को ढूंढने थे। नाम साहब। बोल। पता किया उस गुंडे के बारे में मैंने साहब। 2 टाके की 13 नंबर गली में एक कैसर मौसी का चकला है, वहाँ उसका हर रोज का उठना बैठना है साहब। और एक बात साहब, वहाँ उसकी जमुना नाम की एक आइटम फिक्स है, वो सिर्फ उसके साथ ही उठता बैठता है साहब। ये सर भाई। हाँ मैं हूँ, बोलो। पुलिस। घिनौना होता है ना साहब, घिनौना। बस घिनौने से भी घिनौना आदमी था संजू। पहले तो यहाँ पे वो सिर्फ 2-3 दिन में एक बार आता था, फिर अचानक उसकी नजर यहाँ पे छोटी सी बच्ची पर पड़ी। 9 साल की महज साहब, इतनी सी बच्ची परी। हमेशा उसको हमें यहाँ ले आता था, उसके साथ बैठ के मजे करता था। मैं उसकी नजर समझ गई, इसलिए मैं उसको नजर रखने लगी। कभी उसको कभी भी उसके साथ कुछ करने का मौका नहीं दिया मैं, वरना वो संजू तो
वो बच्ची मिली कहाँ तुम्हें? अनाथ थी साहब, रास्ते पर भटक रही थी अकेली बेचारी, इसलिए मैंने सोचा मैं उसे अपने साथ ले आई, सोचा थोड़ा आसरा मिल जाएगा। यही बच्ची थी? हाँ साहब, यही थी बच्ची, एज थी। बच्ची को बुला। बच्चे यहाँ नहीं है साहब, पिछले हफ्ते तो आपके डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर रेड मार के चले गए, उसमें से उसको भी यहाँ पे लेके गए थे और पता चला बाद में कि उसे किसी अनाथ आश्रम में दाखिला कर दिया उसका। सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके उस अनाथ आश्रम के बारे में पता करो। यस सर। इसे जानते हो? हाँ सर, श्वेता नाम है इस बच्ची का। पुलिस जिस दिन उसे यहाँ छोड़कर गई थी, एक 23-24 साल का आदमी आया था उसे ढूंढते हुए। वो अपने आप को इस बच्ची का कजिन बता रहा था, लेकिन जब हमने उसे रिश्ते का तस्दीक करना चाही तो वो उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया, इसलिए हमने उससे मिलने नहीं दी। तो वो इस बात पे काफी नाराज हो गया था सर, और बातचीत मारपीट पे आ गई थी सर। बच्ची को बुलाइए। सर वो एक्चुअली में क्या है? क्या हुआ? बच्ची को बुलाने के लिए कहा तो आपके पसीने क्यों छूट गए? बुलाइए बच्ची को। सर वो बच्ची यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ है बच्ची? एक 9 साल की बच्ची आपके एनजीओ से गायब हो जाती है और आपको पता ही नहीं है वो चली गई है या कोई उसे उठाकर लेकर गया। एनजीओ चलाते हो या मजाक करते हो? और मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाया आप लोगों ने? अगर हम ऐसे करते तो सरकार से मिलने वाली ग्रांट बंद हो जाती और उसका यहाँ और बच्चों पर बहुत असर पड़ता सर, इसलिए कंप्लेंट नहीं करवाई। किसी पर शक है? हाँ सर, हम सबको उसी आदमी पर शक है जो उसका कजिन बनकर यहाँ है। ये आदमी था? हाँ सर, ये वही आदमी है। भगवान ना करे वो बच्ची उसके पास हो सर। हेलो जमल भाई, संजू बोल रहा हूँ। संजू? अरे वो पुलिस। पता है मुझे, मेरी बात ध्यान से सुन। कल मैं सुबह मुंबई छोड़ के जाने वाला हूँ। आज रात को छुपने के लिए मुझे जगह चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर। तू मेरे मालवानी वाले भाईजान का घर जानता है ना? एक काम कर, तू वहीं आ जा। सर ये संजू गाइड हमारे हाथ नहीं आ रहा है और ना ये केस आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको? तांबे, जब भी कोई क्रिमिनल पुलिस से बचकर भागता है, जितनी उसकी सोच होती है उससे एक रास्ता बना लेता है। ये रास्ता पहले उसे हमसे आगे रखता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए दूर। एक्सप्लेन करता हूं। रिकॉर्ड के हिसाब से यह है संजू, जो चाइल्ड अब्यूजर। यहां उसकी मुलाकात होती है श्वेता से। श्वेता एक अनाथ आश्रम में रहती है। संजू श्वेता को लेकर भाग जाता है। फिर संजू की मुलाकात होती है अय्यर से। संजू अय्यर से पैसे मांगता है, अय्यर पैसे देने से मना करता है, तो संजू अय्यर का खून कर देता है। अब संजू श्वेता को लेकर मुंबई के बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन संजू की मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए वो वैसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि शहर से बाहर निकलने वाले सारे एग्जिट पॉइंट पर हमारी नजर होती। इसलिए संजू श्वेता को यहीं छोड़कर अकेला मूव कर रहा होगा। तांबे, इस संजू के जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, अड्डे हैं, उन पर नजर रखो। ये संजू तुम्हें वहीं मिलेगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओके सर मैंने कुछ साले दोस्त माना था मैंने तुझे। चल। सर रुको। तूने मिस्टर अय्यर को क्यों मारा? अय्यर को क्यों मारा? श्वेता कहाँ है? क्या किया उसके साथ? श्वेता? हाँ श्वेता, वो छोटी सी बच्ची जिस पर तेरी गंदी नजर थी, अनाथ आश्रम से तूने किडनैप किया था ना? क्या किया उसके साथ? क्या है श्वेता? नहीं बोलेगा। तेरी खामोशी ना तुझे बचा नहीं सकती। तोड़ो इसे, तब तक तोड़ो जब तक ये सच ना बता दे। सर बहुत सख्त जान है। इतना तोड़ा लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला सिवाय श्वेता के। क्योंकि अभी तक उसे वहां चोट नहीं लगी जिससे उसे दर्द होगा। तांबे, डर सिर्फ इस बात का है कि लड़की तक पहुंचने में हमें देर न हो जाए, उसके पहले इसका मुंह खोलना पड़ेगा।
एनआरआई अय्यर का हत्यारा और श्वेता का अपहरणकर्ता संजू गाइड अब पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन ना तो वो अपने जुर्म को कबूल कर रहा था और ना ही उससे इनकार कर रहा था। पुलिस के हर सवाल का उसके पास सिर्फ एक ही जवाब था, उसकी गहरी खाली आंखें और उसकी खामोशी। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस संजू की खामोशी नहीं तोड़ पाई, लेकिन उसे तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि श्वेता कहाँ है इस राज का खुलासा सिर्फ वही कर सकता था। और पुलिस को इस बात का डर था कि अगर वो वक्त रहते संजू की खामोशी नहीं तोड़ पाई तो कहीं श्वेता तक पहुंचने में उन्हें देर ना हो जाए। आगे क्या हुआ? क्या वाकई पुलिस का डर सही साबित हुआ? क्या सच में उन्हें श्वेता तक पहुंचने में देर हो गई? संजू, तुझे हमारे साथ चलना होगा। हमें 9 साल की एक छोटी सी बच्ची की जली हुई लाश मिली है और हमें पूरा यकीन है कि वो श्वेता ही है। चल, शनाख्त करनी है। श्वेता, श्वेता ऐसे कैसे हो गया? सर ऐसे कैसे हो गया श्वेता के साथ? सर ऐसे कैसे हुआ सर? श्वेता की जली हुई बॉडी देखने के बाद तुम्हारी जो हालत हुई है उसे पता चल रहा है कि तुम उसका भला चाहते थे। संजू, अब तो सच बता दो, किसने किया ये सब? सर मैं उसे अपनी बहन मानता था सर। बहन? हाँ सर, मैं उसे पहले दिन से बहन मानता हूँ। जब मैं जमुना के कोटे पे उससे मिला था, लेकिन एक दिन पुलिस की रेड पड़ी तो वो अनाथ आश्रम चली गई। और मौका मिलते ही तुमने उसे भगा लिया? नहीं सर, मैंने नहीं भगाया उससे। जब तुम्हें पता था कि श्वेता गायब होने के बाद सबसे पहला शक तुम पर आएगा तो तुम भागे क्यों? पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि पुलिस कभी सच का पता नहीं लगाती, उनको सिर्फ फाइल क्लोज करना आता है। मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ है, दोबारा ना हो इसलिए मैं नहीं आया। अच्छा ही हुआ श्वेता भाग गई, उसे एनजीओ और वो अय्यर के पास से। मतलब? मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर ने मुझे गाइड बनाया था। उन्होंने मुझे कहा कि उनको बच्चा नहीं है, वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, इसीलिए इंडिया आ रहे। मला पहिल्याच वेळी नजरेसमोर श्वेता आली सर। मुझे लगा कि उसको आई बाबा मिल गए, उसकी जिंदगी सुधर गई। मैंने उनको कहा कि अभी पेपर जल्दी बनाओ। मैंने श्वेता को समझाया, वो भी बहुत खुश थी। श्वेता को देखते ही उन्होंने पसंद कर दिया था सर। एडॉप्शन की प्रोसेस चालू ही थी सर। उसके होने वाले आई बाबा के पास मैं श्वेता को लेके जाता उनके होटल पे, ताकि एक दूसरे को जान सके। ये एडॉप्शन वाली बात क्यों छुपाई हमसे? नो, मैंने कुछ पर्पजली नहीं छुपाया। वो सडनली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं बहुत घबरा गई और मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। एनजीओ वाले ने मुझे बताया कि 2-3 दिन में पेपर तैयार हो जाएंगे। मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे एक बड़ी टीम थी, मैं भी बहुत खुश था। खुशी मनाने में जमुना के कोटे पे गए। निकल यहाँ से बाहर। क्या कर रही है? तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? राक्षस है तू, राक्षस। ये क्या बोल रही तू? हाँ, मैंने क्या किया? वो अनाथ आश्रम वाला यहाँ आया था तेरी तरह नोटों की गड्डियाँ लेकर, और पता है नशे में उसने सब पक दिया। तुम लोग श्वेता को 5 लाख में बेचने वाले थे ना, सब पक दिया है उसने। तो मेरी आंखों से ना बिल्कुल दूर हट जा, बिल्कुल दूर। ये क्या बोल रही तू? क्या बोल रही हो? यही सच है। तू निकल जा, निकल जा मेरी आंखों के सामने से, जा यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आया सर। मैं दूसरे दिन वो अनाथ आश्रम में गया, उसके मैनेजर को 2-4 थप्पड़ लगाए। बाद में अय्यर को मिलने होटल चला गया। आई थिंक अब सारे कैमरा स्टार्ट हो जाने चाहिए। मिस्टर अय्यर, मिस्टर अय्यर, मिस्टर अय्यर। संजू, 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 व्हाट हैपेंड संजू? तुम्हारा कहना है कि तुमने अय्यर को नहीं मारा। तुम जब होटल पहुंचे तो अय्यर पहले से मर चुका था, तो तुम भागे क्यों? हमारे पास क्यों नहीं है? सर मैं ये जानता था, मैं आपके पास आया तो वो एनजीओ वाले और मिसेस अय्यर मिलके मुझे फंसा लेंगे, इसीलिए मैंने भागने का सोचा। मैं कल ही भागने वाला था मुंबई से,
संजू, जो कहानी तुमने सुनाई है दिल तो करता है कि उस पर यकीन करूं, पर कानून इस बात की इजाजत नहीं देता जब तक तुमने जो कहानी सुनाई है उसके सच्चाई के सबूत हमें नहीं मिले। जो डेड बॉडी हमने तुम्हें दिखाई थी वो श्वेता की नहीं थी। भगवान से दुआ करो कि श्वेता जिंदा है और वो सही सलामत हमें मिले। पुलिस को इस बात का पूरा यकीन था कि संजू की खामोशी टूटते ही उन्हें उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिनकी तलाश में वो अब तक जुटी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि संजू की इस टूटी खामोशी ने उन अनसुलझे सवालों को और भी उलझा दिया। संजू ना सिर्फ एनआरआई अय्यर की हत्या से इनकार कर रहा था, बल्कि अपने आप को श्वेता का हमदर्द बताते हुए उसके गायब होने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार कर रहा था। तो क्या वाकई में संजू उतना मासूम था जितना वो अपने आप को दिखा रहा था, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा शातिर जितना कि पुलिस अब तक उसे समझती आई थी? अगर संजू ने अय्यर की हत्या नहीं की थी तो फिर किसने की थी? और अगर श्वेता उसके पास नहीं थी तो फिर वो कहां थी? अरे बाबा, ये शॉप क्या है? भीतर देखो। अरे रुको, मैं देख कर आता है बंदा। सुनछो, हमारे घर में चोरी हुआ है। हेलो हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, आपको फोन करने के बाद ना हम दोनों ने मिलकर पूरा घर चेक किया। घर में जो लॉकर लॉक करके गया था वो वैसा ही लॉक है, उसमें से कोई कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ है। लेकिन ये घर का हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमारा पीछे से कोई रह रहा था यहाँ पर। 2 दिन पहले मित्रा वो बोलपुर जा रहे थे, तो ऐसा उस लड़की ने कहा था। आखिरी बार कब देखा था उसे? मैम 2 दिन पहले, जब वो कंपाउंड से बाहर जा रही थी तो मैंने उसको रोका और पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा कि कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ, कुछ टाइम पे वापस आ जाऊंगी। दुकान मालूम है तुम्हें? हाँ सर, एक लड़की आई तो थी सामान खरीदने, तो सामने वाले बंगलो है ना, वहाँ पे किसी की मेहमान बता रही थी। मैम और एक बात, उस दिन वो सामान खरीदने के बाद वापस नहीं आई। तुम एक काम करो, स्केच वाले को बुलवाकर उस लड़की का स्केच तैयार करवाओ। आप जानते हैं इसे? ये लड़की, और ये तो वही लड़की है, देखो तो। अरे ये तो वही लड़की है जो हमारे साथ ट्रेन में कंपार्टमेंट में थी। हाँ। ये अकेली थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर इसका अच्छी तरह ख्याल रखा। पूरा हावड़ा तक आई हमारे साथ। फिर हावड़ा से हमको इनके पेरेंट्स का कॉल आया। बोलपुर से हमारे एक क्लोज रिलेटिव का डेथ हो गया था, तो हम हावड़ा उतर गया और टैक्सी लिया और बोलपुर चला गया। रास्ते में हमने इस लड़की को भवानीपुर में छोड़ दिया। इस लड़की ने बोला कि इसका बाबा कोलकाता में काम करता है और वो बीमार है, और ये इसे उसे देखने के लिए कोलकाता जा रही है। और हमने इसे अपना एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया, बोला कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तुम हम लोगों को कांटेक्ट करो। और हाँ, वो ट्रेन के अंदर हमारी वाइफ से हमारा घर का कीज भी गिर गया, लेकिन हमारे पास एक स्पेयर सेट था, इसलिए हमने उतना सीरियसली ढूंढा नहीं। पर अभी हमको लगता है कि यही लड़की वो कीज चुराया होगा। उस लड़की के पास घर की चाबियां भी थी और उसे घर का एड्रेस भी मालूम था, और उसे ये भी मालूम था कि मिस्टर मित्रा अपने घर नहीं बोलपुर जा रहे। तुम एक काम करो, मुंबई पुलिस को उस लड़की का स्केच भिजवाओ, हो सकता है हमें उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, मिसिंग या कुछ और। यस मैम। सर, एक गुड न्यूज़ है, श्वेता जिंदा है। ये रहा स्केच। श्वेता मिल गई आपको? वो जिंदा है? वो मिली नहीं, सिर्फ खबर मिली है कि वो कोलकाता में कहीं है। कोलकाता? सर, तो अभी वो कोलकाता से भी गायब है, लेकिन तांबे ये वाकई गुड न्यूज़ है कि श्वेता जिंदा है। कोलकाता पुलिस को श्वेता से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन भेज दो और इस केस से जुड़े हर शख्स को उठाकर लेकर आओ, क्योंकि इस केस में अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो ये लोग हमसे छिपा रहे हैं। मैम, मुंबई से बच्ची की इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसका नाम श्वेता है। अचानक से रातों रात मुंबई के एक ऑफिस से गायब हो गई। फुटेज में कुछ मिला? यस मैम, मित्राज ने जो एग्जैक्ट डेट बताया था उस दिन का फुटेज हमने चेक किया है। उसमें साफ दिख रहा है बच्चे कंपाउंड में एंटर करते हैं, उसके बाद ये घर से बाहर निकलती है, खाने पीने के लिए सामान खरीदती है और फिर घर में वापस। प्ले करो इसे। ये लड़की घर से बाहर निकली और फिर इसने खाने पीने का सामान भी खरीदा और वापस भी चली गई, लेकिन ये अचानक गायब कहाँ हो गई?
प्लीज मुझे मत मारिए सर। मैं मानता हूँ कि ऑपरेशन के नियमों में मुझसे कुछ गलती हुई। 5 लाख रुपए में मैं श्वेता को भेजना चाह रहा था, पर संजू का इसमें कोई हाथ नहीं, वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। खुदा का वास्ता मैडम, आपको खुदा का वास्ता वक्त दो मुझे पता था वो लोग श्वेता को बेचने जा रहे हैं, मुझे पता था, लेकिन तो भी मैं पुलिस वाले के पास गई नहीं, क्योंकि मुझे वो अनाथ आश्रम वालों ने 1 लाख रुपया दिया था मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। मैडम, संजू सच में श्वेता से बहुत प्यार करता था, उसे लेके उसके मन में कोई भी गंदा इरादा नहीं था। वो सच बोल रहा है मैडम। मैंने ही उसके बिस्तर के नीचे वो गंदी डीवीडी छुपाई थी मैडम। क्यों? मैं बहुत नफरत करती थी उससे, बहुत ज्यादा नफरत करती थी। संजू आना जरा। हाँ लो, चलो मैं आता हूँ। क्या हुआ वैनी, क्यों बुलाया? तुझे बच्चे बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है मुझे। देखो ना, आपके भाजी के साथ अभी 1.5 घंटा खेल रहा था। अभी कोचिंग के लिए देर हो गई है, मैं निकलता हूँ। लौकर बाहर आ। जब उसने मुझे मना किया और घर वालों को बताने की धमकी दी तो मैं बहुत डर गई थी कि मेरे पति को सच का पता न चल जाए, और इसीलिए मैंने उसे झूठे केस में फंसा दिया कि उसने मेरी भतीजी के साथ बदतमीजी की थी। और मैं यही चाहती थी कि आप लोग उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दें। मैडम, मेरी और कोई गलती नहीं है। मिसेस अय्यर, आपके जुर्म की कहानी आपके पार्टनर्स ने हमें इंस्टॉलमेंट में बता दी है। हमें यह भी पता चला है कि आप और आपके स्वर्गीय पति ब्राजील में ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस करती थी। अब बची हुई कहानी आप हमें बताएंगी या बुलवानी पड़ेगी? ब्राजील के ब्लैक मार्केट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम ह्यूमन बॉडी सप्लाई करते थे। एशियन कॉन्टिनेंटल के गरीब लोगों को नौकरी का झांसा देकर ले जाते थे, बट इस बार एक चाइल्ड बॉडी की रिक्वायरमेंट थी और श्वेता उसमें एग्जैक्टली फिटेड थी। श्वेता कहाँ है? जिस दिन मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ उसी रात होटल के रेस्टोरेंट में हमने तीनों ने साथ में डिनर किया था। उसके बाद वो कहाँ चले गई मुझे नहीं पता। सर, मिसेस अय्यर की झूठ बोलने की कोई वजह नजर नहीं आती। मुझे तो लगता है संजू झूठ बोल रहा है। संजू श्वेता को लेकर हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव था, इनफैक्ट अभी भी है। तो शायद उसे जब सच्चाई पता चली तो मिस्टर अय्यर को मार दिया। ऑफ कोर्स ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे ना होने के भी पूरे चांसेस है। हमारे पास संजू बेगुनाह है इसके कोई सबूत नहीं, उसी तरह वो गुनहगार है इसका भी कोई सबूत नहीं। हाँ, सीसीटीवी फुटेज से हमें ये पता चलता है कि कत्ल वाले दिन और वक्त संजू होटल में गया था, पर उससे ये साबित नहीं होता कि ये कत्ल संजू ने किया है। तो फिर कौन हो सकता है सर? वो तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं। इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन तांबे एक पॉइंट नोटिसेबल है। मिसेस अय्यर ने कहा था जब मिस्टर अय्यर का जिस रात खून हुआ था उस वक्त श्वेता उन दोनों के साथ थी। अगर ऐसा है तो श्वेता कहाँ है? आपको क्या लगता है सर, क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी में एक और किरदार इन्वॉल्व है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, या फिर इन्हीं किरदारों में से कोई एक है जो डबल रोल प्ले कर रहा है। नहीं समझा सर। कोलकाता पुलिस को फोन करो और अपडेट्स लो। अगर ये श्वेता हमें मिल जाती है फिर सब समझ में आ जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो लड़की अचानक हवा की तरह गायब हो गई है, वो भी बिना कोई क्लू छोड़े। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। वो लड़की मुंबई में हुए एक मर्डर केस की बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। कम ऑन, एक काम करते हैं, हम लोग फिर से शुरू करते हैं। उस कंपाउंड के जितने भी बंगलों के ओनर्स हैं और उनकी फैमिली पर नजर रखो। उस सोसाइटी में रोज जो भी आता जाता है, भाजी वाला, दूध वाला, जो भी, उन सब पर नजर रखो। कोई ना कोई ऐसा डॉट तो है जिसे हम मिस कर रहे हैं। यस मैम। और कैसी है तुम्हारी तबीयत? सलाम साहब, आप मुझे बुला लेते, कोई कुछ पूछना था क्या? सुना तुम्हारी तबीयत खराब है तो सोचा खुद जाकर मिल लो। हाँ, अचानक से क्या हो गया तुझे? नहीं, तबीयत तो सर सही है। किसने बोला आपको तबीयत खराब है? अरे मेडिकल शॉप से दवाइयाँ खरीद रहे हो? सर वो थोड़ा गला खराब हो गया था इसलिए। देखा, ये दवाइयाँ तो बच्चों की है, कैसे कोई बच्चा रहता है? सर वो सर बोल चल सर, यार कुछ नहीं। चल सर चल। मैडम गलती हो गई, गलती हो गई, बताता हूँ मैडम। जब से वो आई थी तब से वो मेरी नजर में थी, और जिस दिन वो सामान खरीद के वापस आ रही थी तो बंगलों में कोई नहीं था, सब सो रहे थे। छोटी सी मासूम सी बच्ची पर नजर डाली कैसे? हाँ, गलती हो गई मैडम, गलती हो गई मैडम, गलती हो गई मैडम। उन्होंने कहा था वो मेरे नई आई बाबा है, और मैं मेरी नई आई के साथ होटल में खाना खा रही थी, और मैंने जल्दी खाना खत्म कर लिया और बाबा के साथ वीडियो गेम खेलने ऊपर चली गई। ओके,
टीवी देखा बैठ के। और मेरे काका ने ही तो भेजा था। मैं वहाँ से भाग के रेलवे स्टेशन पे चले गए और पता नहीं मैं कौन सी ट्रेन में बैठ गई। सॉरी संजू भैया, सिर्फ आप ही हो भरोसा करने के लिए। मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। सॉरी नहीं बोलते बेटा, मैं तो सब कुछ भूल गया। कल जो मेरे साथ हुआ अब तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। मुझे किसी ने नहीं अपनाया लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। संजू तुम बेकसूर हो, जा सकते हो। आवड़े। और हाँ, सॉरी। और इस तरह संजू गाइड और श्वेता की इस कहानी का अंत हुआ। आखिर उसे इंसाफ मिल ही गया। जिस झूठे इल्जाम के साए में उसकी जिंदगी गुजर रही थी, वो दाग उस पर से हट गया। श्वेता को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जिसके मामले में फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन एक बात इस कहानी से निर्विवाद रूप से साबित होती है, और वो ये है कि जिंदगी एक मंच है जहां हम सब अपना अपना किरदार निभाते हैं। अपनी जिंदगी की कहानी अपने हिसाब से लिखना भले ही हमारे बस में ना हो, लेकिन उस कहानी में हम नायक की भूमिका निभाएंगे या खलनायक की, इसका चुनाव करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है। कदम कदम पर अन्याय का शिकार होने के बाद, समाज का तिरस्कार और अपनों की नफरत झेलने के बाद संजू के लिए आसान था कि वो खलनायक बनकर बुराई के रास्ते पर चल पड़ता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अच्छाई के रास्ते को नहीं छोड़ा और आखिर में सबको ये मानना ही पड़ा कि वो खलनायक नहीं बल्कि असल में एक नायक था। संजू के इस चुनाव और जज्बे को सलाम करते हुए हम ये चाहेंगे कि हम सब इस कहानी को हमेशा अपनी सोच में ताज़ा रखें और जिंदगी में अपने किरदार को चुनने में वही समझदारी दिखाएं जो संजू ने दिखाई। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।